हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहाँ पे हम उस मोमेंट पे वापस आ गए हैं जब मेरे को चुल मचती है और मैं एक सीरीज निकाल देता हूँ। और इस बार हम एक ऐसे आइसबर्ग की बात कर रहे हैं विच विल गेट मी डीमोनेटाइज। यू गाइस कैन सी द लेंथ ऑफ दिस वीडियो एंड यू गाइस कैन सी कि हम लोगों ने इस पर कितनी मेहनत करी है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर हो सकता है देन प्लीज़ गो बिकम अ मेंबर टू दिस चैनल, क्योंकि ये एक डेढ़ घंटे की वीडियो है एंड इस बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोग मेंबर नहीं बन सकते हो देन जस्ट लाइक शेयर और जस्ट कमेंट कर देना इस वीडियो पे, ताकि ये वीडियो की रैंकिंग थोड़ी बूस्ट हो जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा मरने मारने काटने की बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी ऑब्सक्योर मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं दैट दे YouTube will not allow it. So yeah, that was just the first thing. And अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वाली सीरीज़ नहीं देखी है, जो कि ये थी, या फिर 2-3 जो मैंने पहले बना रखी है वो नहीं देखे हैं, then please go and watch it. स्पेशली तुम लोग को मेरी आइसबर्ग वाली सीरीज़ पक्का देखनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी हम आइसबर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार ही हमारा फोकस है बहुत ज़्यादा हॉररिफाइंग और क्रूअल मूवीज़ के ऊपर। जस्ट सिट बैक, रिलैक्स। आज इस वाली वीडियो में हम लोग टियर 1 एंड टियर 2 की बात करने वाले हैं। ये रही सारी की सारी टियर लिस्ट, तो इसमें से भी हम पहले 2 के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहली टियर और पहली मूवी से, जिसका नाम था फ्राइडे द 13th। क्योंकि ये टियर 1 है तो आई थिंक सो इसमें तुमने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ का नाम सुना होगा पहले से ही। लेकिन जैसे जैसे हम इनमें आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम टियर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, तो मैं और भी ज़्यादा हॉररिफाइंग और भी ज़्यादा डरावनी और क्रीपी मूवीज़ के बारे में पता चलेगा। कुछ मूवीज़ तो इस लिस्ट में ऐसी थी जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हॉरर। लेकिन जो टियर 1 की लिस्ट है उसमें शायद से तुम लोग कंफर्टेबल होंगे कुछ मूवीज़ के नाम के साथ। इनमें से पहली मूवी का नाम था फ्राइडे द 13th। क्योंकि जब भी हम स्लैशर मूवीज़ की बात करते हैं तो एक नाम हमें ज़रूर पता चलता है, और वो होता है फ्राइडे द 13th का। क्योंकि सबसे पहली बात इस मूवी की ये थी कि फ्राइडे द 13th जो इसका नाम था वो खुद में ही एक हॉरर एलिमेंट है। फ्राइडे द 13th न्यूमरोलॉजी और एंशिएंट बिलीव्स के अकॉर्डिंग 13 एक अनलकी नंबर माना जाता है, और अगर ये फ्राइडे को आए तो समझो डबल डोज ऑफ बैड लक हो जाता है। सो या इफ़ यू गाइज आर फैन ऑफ हॉरर मूवीज तो तुम लोगों ने पक्का फ्राइडे द 13th का नाम सुना ही होगा। ये फिल्म एक कर्स्ड लेक और एक रिवेंजफुल किलर की कहानी है जो कैंपर्स को एक एक करके शिकार बनाते हैं। इस मूवी में जेसन वोरहीज का हॉकी मास्क, उसका अनस्टॉपेबल नेचर और वो एयरी कैंप क्रिस्टल लेक, ये सभी चीज़ें इतनी आइकॉनिक है कि आज भी हॉरर फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना के रखते हैं ये। बट अपार्ट फ्रॉम द मूवी हमारा फोकस उस चीज़ पर है जो स्क्रीन के बाहर रियल लाइफ में होती रही थी। एंड यस, मैनेजिंग मूवी सेट्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ डायरेक्शन वाज आल्सो अ हैसल फॉर डायरेक्टर्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा छोटी छोटी चीज़ों को देखना और मैनेज करना। पर ये सेम चीज़ आपको बिजनेसेस के लिए फील नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज एन ऐप जो कि आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देता है और आपका बिजनेस मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस टूल है जो आपको अपने बिजनेस के हर पहलू को एफिशिएंटली मैनेज करने में आपकी मदद करता है। और इसी ओडो की तरफ से आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस इवेंट, ओडो कम्युनिटी डेज, जो होने वाला है 13th और 14th अगस्त को महात्मा मंदिर गांधीनगर में। ये 2 दिन का ग्रैंड इवेंट है जहां आप ओडू का लेटेस्ट वर्जन ओडू 19 एक्सप्लोर कर सकते हो। 20,000 से भी ज्यादा एक्सपेक्टेड अटेंडीज के साथ नेटवर्क बना सकते हो और 200 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स के इंसाइटफुल टॉक्स सुन सकते हो, जिसमें LLA, शरण, थिंक स्कूल, नितिन जोशी जैसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। साथ ही यहाँ फूड, एक कॉन्सर्ट और आफ्टर पार्टी भी होगी जो एक्सपीरियंस को और भी एंगेजिंग बनाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, ओडो कम्युनिटी डेज में एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये एक जेन्युइन इवेंट है जहाँ आप अपनी टेक और बिजनेस नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। तो फिर इंतजार किस बात का? अगर आप या आपका कोई दोस्त रियल बिजनेसेस से प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें ओडो कम्युनिटी डेज। लिंक इस चीज का आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोचो तुम एक हॉरर मूवी की हीरोइन हो जिसमें तुम एक जानलेवा किलर से बचकर लास्ट सर्वाइवर बनती हो, पर मूवी के रिलीज होने के बाद तुम्हारी असली जिंदगी ही एक हॉरर कहानी बन जाए। एडरीन किंग जो फ्राइडे द 13th की फाइनल गर्ल थी, उन्हें शायद कभी नहीं लगा होगा
कि जो डर उन्होंने स्क्रीन पर फेस किया था वही उनके रियल लाइफ में भी आएगा। मूवी के रिलीज के बाद एक ऑब्सेस्ड फैन उनका पीछा करने लगा था। पहले तो सिर्फ ये एक नॉर्मल एडमिरेशन जैसा लग रहा था, जैसे कि लेटर्स, फैन मेल्स और अप्रिशिएशन मैसेजेस, पर धीरे धीरे ये एडमिरेशन एक डेंजरस ऑब्सेशन में बदल गया था। वो आदमी एडरीन का हर एक कदम ट्रैक करने लगा था कि वहाँ कहाँ पे खाती है, वो कौन से कैफे जाती है, वो कौन से वाले जिम में जाती है और कौन सी जगह पर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट रहती थी। और इन सब चीज़ों की उसके पास एक लिस्ट थी। ये कोई सिर्फ एक एडमायरर नहीं था इस एक्ट्रेसेस का, ही वॉज लिटरली अ स्टॉकर जो उसके हर एक कदम को ट्रैक कर रहा था। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि उसने एडरीन की चुपके से खींची हुई फोटोज को उनके न्यूयॉर्क अपार्टमेंट के नीचे रखना शुरू कर दिया था। एंड दैट मोमेंट वाज लाइक किसी हॉरर फिल्म का विलन आपके नेक्स्ट विक्टिम को टीज कर रहा हो। बातें यही नहीं रुकी। एक दिन जब एडरीन अपने घर में थी तब उस स्टॉकर ने उनके अपार्टमेंट में घुसने की हिम्मत दिखाई। उसने उनके आर्ट पीस को डिफेस किया जैसे कि उसका एडरीन के ऊपर एक पर्सनल रिवेंज हो। पर सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट तब आया जब एक रात एडरीन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर फेस किया था। वो आदमी उनके सामने था और उसके हाथ में एक लोडेड गन थी। एडरीन की जिंदगी एक पल में पलट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई साइको किलर थ्रिलर फिल्म चल रही थी या उनकी रियल लाइफ। किस्मत अच्छी थी कि ये स्टॉकर फाइनली पकड़ा गया और कुछ टाइम जेल में भी बंद रहा ये। पर जो मेंटल ट्रॉमा एडरीन को मिला उसका कोई इलाज नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से एकदम डिस्टेंस बना लिया था और एक नॉर्मल लाइफ जीने का डिसीजन लिया था। अपार्ट फ्रॉम द इंसिडेंट विच हैपेंड विद एडरीन, फ्राइडे द 13th के सेट पर ऐसे बहुत सारे और भी हादसे हुए थे जिन्होंने शूट को एक नाइटमेयर कर्स्ड इमेज की तरह बना दिया था। कई सीन्स के दौरान इक्विपमेंट बार बार फेल होने लगे थे, जैसे कोई अनजान शक्ति बार बार इन्हें परेशान कर रही थी। हर मैल फंक्शन का नतीजा था डिलेज, डैमेज और क्रू के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे मूवी सेट खुद किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। लाइक फ्राइडे द 13th के सबसे शॉकिंग सीन्स में से एक था जैक का डेथ सीन, जिसे केविन बेकन ने पोर्ट्रे करा था। सीन में जैक अपने बेड पे रिलैक्स कर रहा होता है जब नीचे से एक तीर उसके गले के पार हो जाता है, जो कि देखने में काफी ब्रूटल था। बट बिहाइंड द सीन्स ये सीन उतना ही ट्रिकी और डेंजरस था। इस सीन के लिए एक प्रोस्थेटिक नेक बनाया गया था और उसमें फेक पंप करा गया था, लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो इस पाइप ब्लॉक हो गया था। क्रू ने इमरजेंसी में मैनुअली ब्लो किया, जिसके बाद वो सीधा केविन के मुंह में चला गया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो फेक यूज हो रहा था उसमें एक केमिकल था जिसे फोटो फ्लो कहते हैं, और ये केमिकल कपड़ों पे को रियलिस्टिक दिखाने में हेल्प करता है, लेकिन इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब सीन तो एक ही बारी में शूट हो गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बिल का रोल प्ले करने वाले हैरी क्रॉसबी के साथ कुछ हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। मूवी में जो उनका सीन था, एक सीन था उनका मूवी में जिसमें शूटिंग के दौरान पे उनकी आंख में एक तीर लगना था। दिस वाज अ वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी इंटेंस मोमेंट, और इस सीन की प्रिपरेशन बहुत पहले से बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली चल रही थी। इस शॉट के लिए भी वही फोटो फ्लो केमिकल वाला फेक यूज हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये केमिकल डायरेक्टली क्रॉसबी की आंखों में गया, तुरंत ही उन्हें सिवियर बर्निंग और इरिटेशन फील होने लगी थी। डॉक्टर के कहने पर शूटिंग तुरंत रोकनी पड़ी, और बाद में पता चला कि क्रॉसबी को टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो चुकी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगभग 6 महीने तक एक आई कंडीशन से जूझते रहे थे, जिसमें उनकी विजन ब्लर और सेंसिटिव हो गया था। सच पर हो रहे इन सभी हादसों से एक बात तो साफ थी, ये कोई नॉर्मल हॉरर मूवी नहीं थी। इस मूवी के सेट से कोई श्राप जुड़ा था। हर कॉर्नर से एक अजीब वाइब आती थी। एडरीन के पीछे पड़ा स्टॉकर, माल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ऐसा लगने लगा था कि फ्राइडे द 13th का सिर्फ नाम अनलकी नहीं था, कोई ऐसी ताकत थी जो सबको अपने जाल में फंसा रही थी। वो जो भी था वो सिर्फ रियल नहीं, रियल लाइफ में भी लोगों का शिकार कर रहा था। चाइल्ड्स प्ले द कर्स ऑफ चकी 1988 में एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था चाइल्ड्स प्ले, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी एक
हॉरर मूवी होगी जो कि क्रीपी डॉल के अराउंड रिवॉल्व करती होगी। ये वाली मूवी बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई होगी। दिस वॉज द माइंड सेट ऑफ पीपल। पर इस मूवी में उन्हें जो मिला वो कुछ और ही था, एंड दैट वॉज फॉर टेरर। इस फिल्म में दिखाई गए डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि एक जिंदा आत्मा थी जो अपनी मौत के बाद भी जीती रही, वो भी एक डॉल के रूप में। ये डॉल वैसे तो बच्चों की फ्रेंड लगती थी, लेकिन अंदर से वो इन बच्चों को कातिल बनाने आई थी, और इस डॉल का नाम था चक्की। डॉल शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज बनती है ऑफ अ सॉफ्ट एंड क्यूट टॉय जो कि गिफ्ट रैप्ड चाइल्डहुड का एक हिस्सा होती है। लेकिन चंकी was totally opposite of that innocence, क्योंकि इस मूवी में इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ फिक्शनल है, बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि रियल लाइफ इविल से इंस्पायर्ड थी ये। चक्की सिर्फ एक डॉल नहीं था, वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ हॉरर एंड सिंबल ऑफ अ रिवेंजफुल स्पिरिट। मूवी का पहला सीन जहाँ एक टॉय स्टोर में सब कुछ स्वीट एंड कलरफुल दिख रहा होता है। एक्चुअली वो सीन एक चाइनीज रेस्टोरेंट में शूट किया गया था। प्रोडक्शन टीम ने उस लोकेशन को रेंट पे लिया था, और मूवी के उस सीन में एक क्रिमिनल चार्ल्स ली रे पुलिस से भागता हुआ उस टॉय स्टोर में घुस जाता है, और मरने से पहले एक वूडू डॉल रिचुअल करके वो अपनी आत्मा को एक गुड गाय डॉल में ट्रांसफर कर देता है, और बाद में वही डॉल बन जाती है चक्की। मूवी में इस क्रिमिनल का नाम चार्ल्स ली रे था। ये नाम रैंडमली नहीं दिया गया था, बल्कि 3 डेंजरस रियल लाइफ क्रिमिनल्स के नाम को जोड़ के बनाया गया था। ये चार्ल्स मैनसन, ली हैवरी ऑसवर्ड और जेम्स अर्ल रे। तीनों लोग दुनिया के सबसे बदनाम किलर्स में गिने जाते हैं। इनके नाम का कॉम्बिनेशन चक्की के कैरेक्टर को एक साइकोलॉजिकल टेरर बना देता था, जैसे उसके अंदर सच में किसी मर्डरर की आत्मा हो। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, हमें देखने को मिलता है एक सिंपल डॉल का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक प्यारे से डॉल का चेहरा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मूवी की टाइमलाइन आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे करके एक किलर के चेहरे में चेंज होता रहता है। उसकी आंखों में वो स्पार्क आता है जो सिर्फ मर्डरर्स के दिलों में होता है। एक जगह उसका मुंह ट्विस्ट होता है, और तुम्हें फील होगा कि ये डॉल अब टॉय नहीं, बल्कि ये एक वेपन है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फिल्म थी, या फिर इस फिल्म के पीछे एक रियल लाइफ कर्स भी था? जिन लोगों को लगता है कि चक्की सिर्फ एक राइटर का ट्विस्टेड इमेजिनेशन था, उनके लिए ये एक रियलिटी चेक है कि चक्की का ओरिजिन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। उसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट एक सेंचुरी पुरानी डॉल है जो अब फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। बल्कि रखा नहीं, ये एक ग्लास बॉक्स के अंदर लॉक्ड है, वो भी सीसीटीवी की सर्वेलेंस के साथ, क्योंकि लोग क्लेम करते हैं कि अगर उसकी तुमने बिना परमिशन की फोटो ले ली तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। म्यूजियम के पास हजारों लेटर्स हैं जहां लोग माफी मांगते हैं रॉबर्ट से, प्लीज फॉरगिव मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी नौकरी चली गई है, मेरी शादी टूट गई है, ऑल बिकॉज दे डिड नॉट से हाय रॉबर्ट और बाय रॉबर्ट। चाइल्ड्स प्ले के राइटर डॉन मांचीनी ने कभी डायरेक्टली कन्फेस नहीं किया, पर फैंस एंड हॉरर हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि चक्की का कैरेक्टर heavily inspired था रॉबर्ट द डॉल से। Now I don't know if you guys will like this thing or not, but this is just the advice for me जो मुझे भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिली थी, और वो ये है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को छूना मत जो तुम्हें रैंडमली मिलती है, उसे कभी भी छूना मत, बिकॉज यू डोंट नो कि वो चीज़ कहाँ से आ रखी है या फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है। यू विल नेवर नो दिस थिंग। एंड नाउ जस्ट इमेजिन तुम्हारे घर में एक टॉय रखा हो और रात को तुम्हें उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दे। तुम उस डॉल के क्लोज जाते हो और वो धीरे से बोलता है, Hi, I'm Chucky. Wanna pray? Scream. Have you guys ever thought that कि एक रात तुम्हें एक रैंडम नंबर से कॉल आए एंड दूसरी साइड से कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है एंड तुमसे तुम्हारी फेवरेट हॉरर मूवी के बारे में पूछ रहा है? इट माइट लुक लाइक स्टूपिडिटी, और कुछ लोगों को लग भी सकता है कि ये कोई मजाक है बस, बट व्हाट इफ उस कॉल पे बोले हुए तुम्हारे जो शब्द हैं वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी शब्द हों। 1996 में रिलीज हुई स्क्रीम एक ऐसी फिल्म है जिसने हॉरर जॉनरा के सारे रूल्स तोड़ दिए थे। एक रात केसी बेकर, एक हाई स्कूल स्टूडेंट, अपने घर में अकेली थी एंड शी वाज सो हैप्पी क्योंकि उस रात उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आने वाला था एंड शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट। तभी उसे एक कॉल आती है और फोन के दूसरे साइड में एक अजीब सी वॉइस थी। केसी सोचती है
कोई रैंडम आदमी मुझसे फ्लर्ट कर रहा होगा, इसीलिए वो उस आदमी से हंस के बात कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उस वॉइस का टोन बदलने लगता है। जो पहले प्लेफुल लग रहा था अब वो थोड़ा डार्क, थोड़ा क्रीपी लगने लगा था केसी को। नाउ कॉलर के जो सवाल थे वो सारे के सारे हॉरर मूवीज के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब केसी पहला गलत जवाब देती है तब उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड को, स्टीव को, इस किलर ने पहले ही एक कुर्सी से बांध के रखा हुआ था। कॉलर के कहने पर केसी एक हॉरर मूवी क्विज खेलती है, लेकिन हर गलत जवाब के साथ स्टीव की जान खतरे में पड़ जाती है। एंड इन द एंड केसी वो गेम हार गई थी। एंड देन किलर स्टीव को ब्रूटली टॉर्चर करता है और उसका पेट चीर देता है। लिटरली फ्रॉम गट टू चेस्ट अंदर के ऑर्गन्स बाहर लटकने लगते हैं और स्टीव इंस्टेंटली मर जाता है। एंड केसी हेल्पलेसली ये सब कुछ बस देखती रहती है। स्टीव को मारने के बाद किलर केसी को मारने के लिए बढ़ता है और किलर को अपनी तरफ आता देख केसी भागने की कोशिश करती है वहां से, लेकिन घोस्ट फेस मास्क पहना हुआ किलर उसे पकड़ लेता है और उसे भी टॉर्चर करते हुए मारता है। एंड देन उसकी बॉडी को पेड़ से लटका देता है। स्लैशर मूवीज की हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा ब्रूटल और स्केरी ओपनिंग सीन था। ये मूवी मेजरली इसकी जो मेन लीड थी सिडनी, उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। मूवी के एक सीन में उस पे भी घोस्ट फेस मास्क वाला किलर हमला करता है। एंड देन पुलिस का सारा शक उसके बॉयफ्रेंड पर जाता है एंड दे अरेस्ट हिम। बट आफ्टर दिस सिडनी सेफ फील नहीं कर रही थी और उसके दोस्तों के बीच में भी अब थोड़ी सी टेंशन बन गई थी। मूवी में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब सिडनी को लगता है कि उसके खुद के डैड ही किलर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि हर एक क्लू को ऐसे छोड़ा गया था ताकि ये लगे कि सिडनी के डैड ही, या फिर सिडनी को ये लगे कि सिडनी के डैड ही हैं, as if someone wanted to just frame her dad for this thing. किलर घोस्ट फेस मास्क पहन के शहर में कई मर्डर्स करता है और इसी वजह से शहर में कर्फ्यू लग जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मूवी देखने के बाद मास्क देख के लिटरली डर लगता है लोगों को। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक साइको किलर होगा, एज वी कैन नॉट सी द इमोशन और एक्सप्रेशन बिहाइंड द मास्क। तभी अपनी टेंशन दूर करने के लिए स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो शहर में एक हाउस में पार्टी करेंगे। इस पार्टी में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स थे एंड इवन सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली भी, जो कुछ देर पहले पुलिस कस्टडी से छूटा था, वहां पे आया था। उसी पार्टी में एक लड़की जब बियर लेने के लिए गैराज में जाती है तभी घोस्ट फेस वहां आ जाता है। पहले तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में घोस्ट फेस उसका गला गैराज के ऑटोमेटिक डोर में फंसा कर तोड़ देता है। वो सीन एक क्लॉस्ट्रोफोबिक दर्द का एहसास दिलाता है तुम्हें, इफ यू हैव एवर वॉच्ड इट। सिडनी फाइनली ये चीज रियलाइज करती है कि किलर और कोई नहीं बल्कि बिली ही है, उसका अपना बॉयफ्रेंड। एंड शॉकिंगली उसके साथ सिडनी का एक और फ्रेंड भी था और ये दोनों मिलकर ये सारी चीजें कर रहे थे और उनकी अगली टारगेट थी सिडनी। बिली ने रिवील करा कि उसके पेरेंट्स का जो सेपरेशन था वो सिडनी की मॉम की वजह से हुआ था, क्योंकि उसके डैड का अफेयर उसकी मॉम के साथ था और यही चीज बिली के दिमाग में एक जहर की तरह बढ़ गई थी और अब ये जहर रिवेंज बन के बाहर आ रहा था। ये पूरी मूवी एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी है। एट द एंडिंग फेज ऑफ दिस दोनों ही किलर्स पागलों की तरह बातें कर रहे थे और सबसे क्रीपी चीज, दोनों अपने आप को हॉरर मूवी के कैरेक्टर समझने लगे थे एंड हॉरर मूवीज के डायलॉग्स बोल रहे थे वो। ऑल्सो स्क्रीम एक नॉर्मल हॉरर मूवी ही नहीं थी बस, ये मूवी एक मिरर है जिसमें तुम लोग ये चीज देख सकते हो कि तुम्हारे आस पास जो लोग हैं उन पे तुम लोग कभी भी पूरा का पूरा भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो कि किसी और की लाइफ में कभी क्या चल रहा है। जो आदमी जितना इनोसेंट दिखता है मे बी वो उतना ही इनोसेंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बिल्ली की तरह एक किलर हो। कभी कभी हम लोग ऐसे सपने देखते हैं जो हमें सपनों से भी ज़्यादा रियल लगते हैं। दरअसल उन सपनों के दौरान भी हम लोग अपने ही रूम में होते हैं, लेकिन उन सपनों का जो विजन होता है, उन सपनों की जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हमें ये लगता है वो रियल लाइफ है। ऑल्सो ड्यूरिंग दोज ड्रीम्स सब कुछ हल्का सा ब्लरिश काइंड दिखता है। उस सपने में कहीं कोई आवाज़ हो रही होती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हिल नहीं पाते, सिर्फ देख सकते हैं हम। बहुत से लोग इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक स्लीप डिसऑर्डर नहीं बल्कि एक दरवाजा है, अ गेट टू समथिंग डार्कर। और इसी गेट को 2010 में बनी हुई मूवी इंसीडियस में दिखाया गया था। मूवी में स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है नेम्ड एज डेल्टन। एक नॉर्मल सा बच्चा
जिसे अपने घर के एटिक में एक्सप्लोर करने का क्रेज था। एक दिन एटिक में चढ़ते वक्त उसने कुछ अजीब सा देखा, कुछ ऐसा जो उसकी सोच से परे था। और अगली सुबह उसके पेरेंट्स ने देखा कि वो नींद से उठ ही नहीं रहा था। डॉक्टर से कंसल्ट करने पर पता चला कि वो कोमा में है। पर उसके पेरेंट्स कंफ्यूज थे क्योंकि ना कोई एक्सीडेंट हुआ था वहां पर और ना ही उनके बच्चे को कोई ब्रेन इंजरी थी। फिर वो कोमा में कैसे जा सकता है? कुछ दिन बाद डेल्टन की मॉम को महसूस होता है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है। घर के सामान अपने आप हिलने लगते हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं और बचपन के खिलौने खुद ब खुद चलने लगते हैं। ये सब देखकर वो ऑलरेडी डर चुकी होती है, पर असली हॉरर तो अब स्टार्ट होता है जब एक दिन वो अपनी छोटी बेटी के लिए बेबी मॉनिटर ऑन करके दूसरे रूम में होती है। तब मॉनिटर से हल्की सी विस्पर सुनाई देती है। पहले लगता है जैसे कोई हल्का सा कुछ बोल रहा है, पर धीरे धीरे वो आवाज इंटेंस होती जाती है और फिर अचानक एक डिस्टॉर्टेड क्रीपी आवाज मॉनिटर में चिल्ला कर कहती है, इस इंसिडेंट ने डेल्टन की मॉम को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। वो तुरंत अपने बेबी के रूम की तरफ भागती हैं, लेकिन जैसे ही वो उस रूम में एंटर होती हैं उन्हें कोई नहीं दिखता वहाँ पे। उस रूम में सिर्फ एक अनईजी साइलेंस थी, जैसे कोई था पर अब वो वहाँ से चला गया हो। उसके बाद से ऐसा लगने लगा जैसे कोई शैडो हर वक्त घर में छुप कर सबको देख रही है। सो या आफ्टर दैट इंसिडेंट वी अगेन गेट टू नो अबाउट दैट डीमन। जब डेल्टन की मॉम अपने पति जॉश और सास लॉरेन के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है तो लॉरेन अपने एक सपना बताती है जिसमें वो डेल्टन के रूम में जाती है और एक लाल चेहरे वाला डरावना साया देखती है जो एक कोने में खड़ा होता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। अब जैसे ही लॉरेन ये बात बताती है, अचानक से वो डीमन जॉश के पीछे दिखाई देता है। उसका चेहरा लाल था और उसकी काली आंखें थी। उसका पूरा फेस काफी डरावना लग रहा था। वो डीमन सिर्फ एक पल के लिए स्क्रीन पर आता है, लेकिन उसके आने का इम्पैक्ट काफी देर तक रहता है। इन सब चीजों के बाद लॉरेन ये डिसाइड करती है कि उसे किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए और फिर वो एक रेनाउंड साइकिक से मिलती है। साइकिक बेसिकली मीन्स जो आत्माओं, स्पिरिचुअल एनर्जी, सुपर नेचुरल एनर्जी, इन सारी चीज़ों में डील करते हैं। उनसे बात कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ इंसानों की मदद भी कर सकते हैं। सो द केस इज कि जब उस साइकिक ने डेल्टन को देखा तो उसने बताया कि डेल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि उसका एस्ट्रल बॉडी एक अलग दुनिया में फंस गया है जिसे द फर्दर कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां मरे हुए लोग और डीमंस भटक रहे होते हैं और अब वो डेल्टन के खाली बॉडी पे कब्जा छाना चाहते हैं क्योंकि उसका बॉडी अब सिर्फ एक शेल है और उसमें कोई भी आत्मा घुस सकती है। डेल्टन के फादर जॉश, उसे ये सब कुछ पहले तो मजाक लगता है, लेकिन फिर उसे अपने साथ हुए कुछ पास के इवेंट याद आते हैं, जिसके बाद उसे साइकिक की बात पर भरोसा होने लग जाता है। एंड देन जॉश खुद अपने सोल से द फर्दर में जाता है अपने बेटे को वापस लाने के लिए। द फर्दर में पहुंचते ही जॉश को कुछ ऐसी डरावनी चीजें दिखाई देती हैं जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती। लाल चेहरे वाला शैतानी डीमन वापस उसके सामने आता है और उसके आसपास खड़े होते हैं कुछ क्रीपी मैनेकिन्स जो असल में उन लोगों की भटकती हुई आत्माएं थी जो या तो थे या फिर द फर्दर में फंस चुके थे। द फर्दर में काफी डरावनी आवाजें आ रही थी और जॉश जैसे नॉर्मल इंसान के लिए वो जगह किसी जिंदा नर्क से कम नहीं थी। इन द एंड ऑफ द मूवी जॉश फाइनली डेल्टन को ढूंढ लेता है और दोनों वापस आते हैं, लेकिन मूवी के फाइनल शॉट में हमें दिखाई देता है कि जब जॉश उस जगह से लौट कर आता है तो उसकी आंखें लाल होती हैं, which means that he was possessed. Now, इस मूवी का कॉन्सेप्ट नॉर्मल हॉरर मूवी से काफ़ी ज़्यादा अलग था। ये मूवी उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई थी जिन्होंने कभी अपने सपने में कुछ डरावनी चीज़ों को या तो नोटिस करा हो या फिर एनकाउंटर करा हो, या फिर ये मूवी उन लोगों के लिए बनी थी जिन्होंने इतना रियल ड्रीम देखा हो कि उन्हें लगने लगा था कि उनकी रियल लाइफ ही एक सपना है और सपना उनकी हकीकत थी। मूवी में भी इसी कॉन्सेप्ट को एस्ट्रल प्रोजेक्शन की हेल्प से दिखाया गया था, जिसमें एक बच्चे के ड्रीम्स को सेंटर में रखा गया था। और बच्चों के ड्रीम्स कितने पावरफुल होते हैं ये हम कभी नहीं समझ पाते, पर क्या ये सिर्फ एक मूवी थी? इंटरनेट पे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने अपने रूम को सीलिंग से देखा है जब उनकी बॉडी बेड पे थी, लेकिन उनका माइंड ऊपर से सब देख रहा होता है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि तुम नींद में सो रहे हो एंड देन तुमने इतना रियल ड्रीम देख लिया जिसमें तुम्हारे रूम में कोई और था,
तो क्या पता तुम भी द फर्दर में घूम के आए हो, बिकॉज समटाइम्स व्हाट यू थिंक इज अ ड्रीम इज एक्चुअली समथिंग दैट फॉलोज यू होम। द कंज्यूरिंग। नाउ एक चीज तो पक्का है, अगर हम लोग हॉरर मूवीज़ की बात कर रहे हैं, हॉरर मूवी आइसबर्ग की बात कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम लोग इस आइसबर्ग की लिस्ट में डीप जा रहे हैं, तो हम सभी लोग यहाँ पे हॉरर फैंस हैं, एंड सभी हॉरर फैंस ने द कंज्यूरिंग तो पक्का देखी है, या फिर तुम लोगों ने एटलीस्ट इस मूवी के बारे में सुना पक्का होगा, बिकॉज दिस मूवी इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। तो इस मूवी की स्टोरी ये है कि 1971 में पैरन फैमिली यानी रॉजर और कैरोलिन पैरन और उनकी 5 बेटियां क्रिस्टीन, नैन्सी, एंड्रिया, सिंडी और अप्रैल एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हो रहे होते हैं, जो कि रोड्स आइलैंड के बीच शहर से बस थोड़ी ही दूर पर था। जैसे ही वो घर में आते हैं, उन्हें समझ आता है कि ये घर नॉर्मल तो नहीं है, कुछ अलग सा फील होता है उन्हें वहाँ। और इसके सबसे पहला साइन था कि उनका डॉग सैडी वो घर के अंदर जाने से मना कर रहा था। वो बस लॉन के कॉर्नर में बैठा रहता और कंटिन्यूअसली क्राउड करता रहता, और अगले ही दिन सैडी मिलता है इन लोगों को। पैरन फैमिली एक स्वीट सी मिडिल क्लास फैमिली थी। उन्होंने घर खरीदते वक्त ये सोचा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। उन्हें उस घर में हमेशा अजीब सी वाइब आती थी, जैसे दीवार के पीछे कोई सांस ले रहा हो या कोई उन्हें देख रहा हो, पर वो चीज उन्हें कभी भी खुद दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन उनकी छोटी बेटी अप्रैल को एक म्यूजिक बॉक्स मिला जिसमें एक पुराना मेलोडी चल रहा था, और उसी टॉय में अप्रैल का इनविजिबल फ्रेंड भी रहता था जिसका नाम था रोरी। अकॉर्डिंग टू अप्रैल, अगर तुम उस टॉय के अंदर देखोगे तो तुम्हें भी रोरी दिखाई दे सकता था। कैरोलिन को हर दिन उस घर में कुछ वियर्ड सा फील होता था। कभी उसकी बॉडी पे बिना वजह के ब्रूजेस आ जाते थे, तो कभी उसे अपने घर के किसी कोने से बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेल आती थी। तो कभी कभी उसे लगता था कि शायद से हमारे घर में कोई चूहा या फिर कोई जानवर मर गया है। जो भी बर्ड्स उस घर के किसी भी हिस्से पर बैठे थे, वो सब के सब मर गए थे। घड़ी हर रात 3:07 पर रुक जाती थी, और इसी समय को माना जाता है विचिंग आवर, जब सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। और उस घर की सबसे डरावनी जगह थी बेसमेंट, और उसी बेसमेंट में एक बार गलती से कैरोलिन चली जाती है और वो वहाँ बंद हो जाती है। उसके वहाँ बंद होते ही टोटल ब्लैकआउट हो जाता है और सिर्फ एक घोस्टली वॉइस सुनाई देती है। Wanna play hide and seek? नाउ हियर यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि पुराने ही तो घर था, पुराने घरों में ऐसी ऑड चीजें तो होती ही हैं। वैसे भी पुराने घरों का अपना एक पास होता है, उनकी बिल्डिंग की एक प्रोसेस होती है, लेकिन इस घर में कुछ और था, क्योंकि इस घर में एक पुरानी किस्म की आत्मा थी, और वो आत्मा इस फैमिली को छोड़ने वाली नहीं थी। एज मेंशन प्रीवियसली, द कंज्यूरिंग एक ऐसी फिल्म थी जो एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल केस को दिखाती है। घर में बढ़ता हुआ स्ट्रेंज बिहेवियर, रात को वियर्ड नॉइस से सुनाई देना, एक हॉन्टेड फार्म हाउस, ये सब रियल लाइफ एक्सपीरियंस था किसी का। सो या कमिंग बैक टू द स्टोरी, फार्म हाउस में जो इंसिडेंट्स पैरन फैमिली के साथ हो रहे थे वो अब उनके कंट्रोल में नहीं थे। ये घर उनके लिए एक लिविंग नाइटमेयर बन गया था। उस फार्म हाउस में हर गुजरते दिन के साथ उनका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, एंड और भी ज्यादा क्रीपी इंसिडेंट्स उन लोगों के साथ होने लगे थे। कैरोलिन की डॉटर्स डर के कारण रात में सो नहीं पा रही थी, क्योंकि रात में जब वो सो रही होती थी तो वो इविल स्पिरिट्स उन्हें परेशान करती थी। वो कैरोलिन की डॉटर्स का पैर खींच लेती थी, और कई बार रात में स्पिरिट्स उन्हें घूरती रहती थी। जब पेरेंट्स का सब्र टूट गया, तब उन्होंने मदद मांगी वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से। दोनों ने जैसे ही घर में कदम रखा, लोरेन ने कहा, ये जगह इन्फेक्टेड है, यहाँ एक आत्मा है और ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे तुम ये घर छोड़ भी दो तब भी। उन दोनों ने ही मिलके उस घर के पास से रिलेटेड सारी जानकारी निकाली, और तब पैरन फैमिली को पता चला इस घर की हिस्ट्री में बहुत सारे सुसाइड्स, मर्डर्स और डिसअपीयरेंस हुए हैं। इन सब के बीच एक ऐसा नाम था जिसने एड और लोरेन दोनों को ही डरा दिया था, बैथशेबा शर्मन। बैथशेबा एक वुमन थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करती थी। बैथशेबा ने अपने ही न्यूबॉर्न बेबी को कुर्बान किया था और फिर खुद को फांसी लगा ली थी अपने ही घर के बैकयार्ड में लगे हुए एक ट्री से। यहाँ से ये स्टोरी और भी ज्यादा डार्क होने लगती है, एंड बैथशेबा
अब पैरॉन फैमिली को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगी थी। लोरेन ने बताया था कि बातशेबा घर में आई हुई मदर्स को, औरतों को पोजेस कर लेती थी एंड देन वो उनसे अपने ही बच्चों का खून करवाती थी। और बातशेबा ने कैरोलिन के साथ भी वही किया जब उसने कैरोलिन की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। और अब उसके एक्शंस बदलने लगे थे। वो स्लोली अपनी बेटियों से दूर होने लगी थी और उनको मारने की टेंडेंसीज डेवलप करने लगी थी। एक रात लोरेन को एक विजन आता है। वो देखती है कि कैरोलिन अपनी छोटी बेटी अप्रैल को ले जा रही है बेसमेंट के अंदर एंड देन वो ये बात एड को बताती है। और फिर वो एड, रॉजर पैरन और एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड के साथ तुरंत उस बेसमेंट की तरफ पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें दिखा कि कैरोलिन कंप्लीटली पोजेस्ड हो चुकी थी। शी इज नॉट कैरोलिन एनीमोर। वो पूरी तरह से बातशेबा बन चुकी थी। कैरोलिन अप्रैल को एक ओल्ड रस्टी सीजर से मारने जा रही थी। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और उसकी बॉडी अननेचुरल स्ट्रेंथ दिखा रही थी उस समय पर। लोरेन तुरंत कैरोलिन को उसके बच्चों के मोमेंट्स याद दिलाती है, जैसे कि एक हैप्पी मेमोरी जब सब हंस खेल रहे थे। और ये एक इमोशनल वेपन बन जाता है उन लोगों के लिए। एड वॉरेन बिना किसी के परमिशन के एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली सिर्फ प्रीस्ट से एक्सोर्सिज्म कर सकते हैं, बट एट दैट मोमेंट उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। जब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है तब कैरोलिन जमीन पे उलटने लगती है, चीख रही होती है। वो अनहोली स्क्रीम सुनाई देती है सबको। उनकी बॉडी को चेयर से बांध दिया गया था, पर वो चेयर उड़ जाती है और कैरोलिन पूरी तरह से चेयर के साथ हवा में होती है। रूम में सब कुछ हिलने लगा था। से भरे विजुअल्स, स्क्रीमिंग विंड्स और बातशेबा की घोंसली फेस दिखाई देती है। इस समय पर लोरेन एक पॉइंट पे कैरोलिन के हाथ पकड़ के उससे कहती है, कैरोलिन रिमेंबर व्हाट यू शोड मी, योर फैमिली, योर गर्ल्स। और एकदम से कैरोलिन की आंखों में एक पल के लिए होश वापस आ गया था। देन फाइनली एड का एक्सोर्सिज्म काम करता है और वो बातशेबा की आत्मा को कैरोलिन की बॉडी से निकाल देता है। द कंज्यूरिंग मूवी जब खत्म होती है तब सबको राहत की सांस मिलती है। बट देन कम्स द रियल गट पंच बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। टाइटल द कंज्यूरिंग मूवी को जितना स्कैरी बनाया गया था, असली कहानी उससे कहीं ज़्यादा डिस्टर्बिंग और लंबे समय तक चलने वाली थी। पैरन फैमिली ने 1971 से लेकर 1980 तक ऑलमोस्ट 10 साल इस हॉन्टेड फार्म हाउस में बिताए थे। मूवी ने तो सिर्फ कुछ दिनों का एक वर्जन दिखाया था, लेकिन असल में यह हॉन्टिंग कंटिन्यूस थी। एंड्रिया पैरन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी ने बाद में अपनी बुक हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट में इसके बारे में लिखते हुए बताया कि वी लिव्ड इन दैट हाउस फॉर अ डेकेड एंड नॉट अ डे वेंट बाय विदाउट फियर। आज भी जब कोई ये मूवी देखता है एंड जब लास्ट में वो चीज़ देखता है, राइट, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तब लोगों को इतना डर तो लगता ही होगा कि अगर ये सब कुछ सच था और ये सब कुछ इस मूवी में ऐसे पोर्ट्रे करा गया था और रियल लाइफ में इससे भी ज़्यादा बुरा था, तो क्या हमारी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है? एनाबेल। नाउ आई डोंट नो कि तुम में से कितने लोगों ने ये मूवी एनाबेल देखी भी है या नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये मूवी एनाबेल देखी है उनके दिमाग में आज भी उस डॉल की जो इमेज है, जो क्रिकेट सी स्माइल थी उसकी, एकदम क्रीपी सी स्माइल, जो उसके कपड़े थे, जैसा उसका एक्सप्रेशन था, वो यहाँ फिट होंगे अभी भी। क्योंकि ये मूवी एक ऐसी क्रीपी डॉल के ऊपर बेस्ड थी जो अपने आप को किसी भी जगह से खुद से मूव कर सकती थी। लेकिन वो मूवी एक फिक्शन थी, बट द स्टोरी दैट was real। और रियल एनाबेल डॉल का फेस उस प्लास्टिक डॉल जैसा स्कैरी नहीं था, बल्कि एक इनोसेंट लुकिंग सॉफ्ट टॉय की तरह था। जो रियल एनाबेल डॉल थी उसकी एक स्टिच्ड स्माइल थी, उसके बाल ऊन से बने थे और उसकी बॉडी कपड़े की बनी थी। सो इन द 1970s एक यंग नर्स डोना को उसकी मॉम ने उसके 28th बर्थडे पर गिफ्ट में एक डॉल दी थी। डोना उस डॉल से काफ़ी खुश थी, इसीलिए वो उस डॉल को अपने अपार्टमेंट ले आई। डोना अपनी रूममेट एंगी के साथ रहती थी और दोनों ही नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने उस डॉल को लिविंग रूम के एक चेयर पर रख दिया था, एक शो पीस की तरह, ताकि रूम थोड़ा डेकोरेटेड लगे। लेकिन कुछ ही दिन गुजरने के बाद उन दोनों को उस डॉल की प्रेजेंस फील होने लगी थी, एज इफ दैट डॉल इट वाज रियल। क्योंकि जब से डॉल आई थी रोज कुछ ना कुछ अजीब होने लगा था उन दोनों के साथ। कभी डॉल का पोजीशन बदला हुआ मिलता, लेकिन अगर रात को उसे सोफे पर रखा होता तो सुबह वो फ्लोर पर मिलती थी।
तो कभी उसके हाथ अजीब एंगल्स में मुड़े हुए होते थे, बिल्कुल अननेचुरल तरीके से। लेटर ऑन एंगी और डोना को अपार्टमेंट के डिफरेंट कॉर्नर्स में हेल्पस लिखे हुए फोल्डेड पेपर स्लिप्स मिले थे। लेकिन सबसे वियर्ड चीज़ यहाँ पर यह थी कि इस तरह के पेपर उस घर में थे ही नहीं, और अब वो दोनों ही इन सारे के सारे इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा डरने लगे थे। एक दिन डोना घर पे नहीं थी और एंगी का बॉयफ्रेंड लॉ उनके अपार्टमेंट में अकेला था। पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन फिर उसको एक अजीब सा साउंड सुनाई दिया, जैसे कि किसी ने डोना के रूम में चोरी से घुसने की कोशिश करी हो। फिर लॉ तुरंत डोना के रूम की तरफ बढ़ा चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा और वहाँ पर कोई भी फोर्सफुली एंट्री के साइंस नहीं थे। पर सबसे क्रीपी बात ये थी कि उस वक्त एनाबेल डॉल जमीन पर मुंह के बल पड़ी हुई थी, और जैसे ही लव ने उसे देखा एकदम से उसके चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया था, जैसे किसी ने मार दिया हो उसको। जब लव ने अपनी शर्ट उतार कर चेक किया तब उसने अपनी चेस्ट पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस देखे। इस इंसिडेंट से लव काफ़ी डर गया था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये स्क्रैचेस अपने आप उसकी चेस्ट पर कैसे आ गए। एंड देन 2 दिन बाद जब उसने वो निशान चेक किए तो सरप्राइजिंगली सारे के सारे स्क्रैचेस, सारे के सारे निशान गायब हो गए थे। सी आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स वो दोनों ही लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एंड लाइक राइटफुली सो बहुत ही ज़्यादा वो डरने लगे थे। सो फाइनली दे डिसाइडेड टू कॉल अ साइकिक, जो कि इन सारी की सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे का राज उन्हें बता सके और उन्हें इनसे छुटकारा दिला सके। फिर वो साइकिक डॉल के सामने बैठ गया और कुछ देर मेडिटेट करने के बाद उसने बताया कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की छोटी बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा घुस चुकी है। उसने बताया कि वो यहीं आसपास खेला करती थी, इसी जगह उसकी भी हुई थी और अब वो सिर्फ प्यार चाहती है। ये सुनकर डोना और एंगी इमोशनल हो गए। वो दोनों ही इस बात से काफ़ी अपसेट हो गए थे कि एक 7 साल की बच्ची खत्म हो गई थी और अब वो प्यार चाहती है, खेलना चाहती है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस बच्ची की स्पिरिट इसी डॉल में रह सकती है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज दिस वॉजंट द स्पिरिट ऑफ अ लिटिल गर्ल। सो या उन दोनों ने ही उस स्पिरिट को इस डॉल के अंदर रहने की परमिशन दे दी थी, पर वो दोनों ये भी चाहती थी कि उस डॉल की वजह से अब हम दोनों को उन दोनों को कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए उन्होंने फादर हीगन से कांटेक्ट किया, जो कि एक प्रीस्ट थे। जब फादर हीगन ने उस डॉल को देखा तो वो समझ गए थे कि ये स्पिरिट नहीं है बल्कि कुछ और ही है। एंड देन उन्होंने फादर कुक को बुलाया। फादर कुक के साथ ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन भी वहाँ आ गए थे। ये दोनों वही कपल है जिन्हें हमने द कंजूरिंग में भी देखा था। एंड एनाबेल का केस उनके सबसे टेरिफाइंग केसेस में से एक माना जाता है। तो जब एड और लोरेन ने एनाबेल का केस सुना और उस घर को एक्सप्लोर किया तब उन्हें समझ आया कि ये कोई स्पिरिट नहीं बल्कि ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो किसी इंसानी बॉडी में घुसना चाहती थी। इसीलिए उसने इस डॉल का सहारा लिया। फर्दर उन्होंने बताया कि स्पिरिट्स इन एनिमेट चीज़ों को पोजेस नहीं करती, वो लोगों को पोजेस करते हैं, लेकिन एक इनह्यूमन स्पिरिट किसी ऑब्जेक्ट या जगह में रह सकती है। और इसी तरह से इस डिमोनिक स्पिरिट ने भी एनाबेल की बॉडी को होस्ट बना लिया था और इसी में रहने लगी थी। पर इसका असली इंटेंशन था कि इसे एक ह्यूमन होस्ट चाहिए था। दोनों एड और लोरेन चाहते थे कि इस घर में तुरंत एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जाए। एंड देन अकॉर्डिंगली फादर कुक ने पूरे अपार्टमेंट में एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया। आफ्टर द एक्सोर्सिज्म एड और लोरेन ने डिसाइड किया कि वो एनाबेल डॉल को अपने साथ ले जाएंगे, एज ये दोनों ही ऐसी हॉन्टेड चीज़ों को अपने घर के म्यूजियम में रखते थे। जब वो दोनों एनाबेल को लेकर अपने घर जा रहे थे तब उन्होंने प्लान किया कि वो हाईवे अवॉइड करेंगे, बिकॉज उन्हें डर था कि कहीं ये डॉल उनकी गाड़ी को क्रैश न कर दे। लेकिन इवन द बैक रोड्स वर नॉट सेफ। इन लोगों की कार बार बार बंद हो रही थी, उनके स्टीयरिंग लॉक हो जा रहे थे और कभी कभी वो बस बीच में रुक जाती थी, एज इफ ये डॉल इन्हें बस परेशान करना चाहती थी। तभी एड ने बैक सीट में होली वाटर डाला और लॉर्ड्स प्रेयर को पढ़ा। एंड देन उनकी गाड़ी थोड़ी स्टेबल हुई। फाइनली वॉरेंस ने समहाउ उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में लॉक कर दिया था, एक स्पेशल ग्लास केस के अंदर, जिसमें लिखा था वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन दिस। और तब से वो डॉल वहीं थी। बट इफ यू गाइस नो दिस सीरीज, तो हमें पता है कि ये लास्ट टाइम नहीं था जब हम इस डॉल को देखने वाले थे, बिकॉज दिस डॉल, दिस स्पिरिट comes back.
द ग्रज। द ग्रज 2004 की एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है, लेकिन इसका असली ओरिजिन जापान से आता है। दिस मूवी इज अ रीमेक ऑफ कल्ट हॉरर फिल्म जू-ऑन द ग्रज। ये मूवी एक कर्स पे बेस्ड है, एक ऐसा कर्स जो कभी खत्म ही नहीं होता और जितना ज़्यादा समय बीतता रहता है उतना ज़्यादा ये कर्स बढ़ता रहता है। देयर इज अ सेइंग कि अगर कोई पर्सन किसी घर में मरता है, वो भी किसी वायलेंट इमोशन के साथ, तो उसकी आत्मा हमेशा उसी घर में भटकती रहती है। फिर चाहे वो आत्मा गुस्से में हो, दर्द में हो या अल्टीमेटली बदले की आग में, दोज इमोशंस कन्वर्ट इनटू अ कर्स जिससे कोई नहीं बच सकता। और द ग्रज मूवी में ये श्राप एक ऐसे घर में बसा हुआ था जहाँ के आदमी ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को अपने ही हाथ से मारा था और उन्हें मारने के बाद वो खुद फांसी लग गया था। और उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें बस जब टाइम आगे बढ़ रहा था तो और भी ज़्यादा लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वी कैन सी अ जापानीज हाउस जहाँ एक अमेरिकन नर्स कैरन को उसी घर में एक ओल्ड वुमेन की केयर के लिए भेजा गया था। शुरुआत में कैरन को सब नॉर्मल लगता है वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। घर में हर जगह एक वियर्ड हमिंग साउंड, स्क्रैची नॉइसेस और ब्लैक कैट नजर आते हैं। और फिर उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये घर एक कर्स से जुड़ा हुआ है। सी एज आई मेंशन प्रीवियसली कि जब कोई पर्सन किसी घर में मर जाता है तो उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है, और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। वे बिफोर इस घर में कायाको एक जापानीज हाउसवाइफ और उसका बेटा तोशियो रहते थे, लेकिन कायाको का पति ताकेयो उस पर शक करता था। ताकेयो को लगता था कि उसकी वाइफ कायाको का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। टाइम के साथ साथ उसका ये शक बढ़ता गया और एक रात वो कायाको की डायरी पढ़ लेता है जिसमें वो एक प्रोफेसर के लिए अपने इमोशन लिखती है। इतना पढ़ते ही ताकेयो वायलेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है और बहुत ही गुस्से में वो कायाको के पास आता है और बड़ी ही बेरहमी से उसकी गर्दन देता है। इट वॉज सो ब्रूटल कि उसकी गर्दन लिटरली टूट जाती है। फिर वो तोशियो के पास जाता है और उसे भी पानी में डुबा कर देता है। एंड देन लेटर ऑन अपनी पालतू कैट को मारने के बाद खुद को फांसी लगा लेता है, क्योंकि उस रात वहाँ सिर्फ खून नहीं हुआ था बल्कि एक ऑनरियो पैदा हो गया था। अकॉर्डिंग टू जापानीज स्टोरीज, ऑनरियो एक पावरफुल एंड रिवेंजफुल घोस्ट होता है जो सिर्फ बदला लेने के लिए दुनिया में फिर से लौट आता है। और कायाको भी एक ऑनरियो बनकर लौटी थी। एंड लेट मी नो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऑनरियो के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊं, बिकॉज दिस डज सीम वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। सो कमिंग बैक टू दिस मूवी, कैरन जिस ओल्ड वुमेन की केयर टेकर बन के उस घर में आई थी, उसका फेस हमेशा परमानेंट शॉक और डर में रहता था। एज इफ उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एज इफ उसने ऐसा कुछ देख लिया हो जिसने उसे कंप्लीटली शॉक कर दिया था। एक दिन कैरन को उस घर के स्टोर रूम से एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो स्टोर रूम के अंदर जाती है तो वहाँ चारों तरफ सिर्फ शांति और अंधेरा रहता है, लेकिन एक जगह से क्रीपी विस्पर सुनाई देते हैं उसे। और कैरन अपना टॉर्च वहां पॉइंट करती है। सडनली उसे कायाको का ट्विस्टेड फेस दिखता है, crawling slowly towards her. White skin, wide open black eyes and a whispering sound. ये सब देखते ही कैरन बेहोश हो जाती है। इन सब के बीच तोशियो का घोस्ट भी हर जगह अपेयर होता रहता है, कभी लॉकर में, कभी विंडो के पीछे, तो कभी रैंडम म्याउस के साथ। नाउ तोशियो एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट घोस्ट था, पर उसकी आंखों में एक अलग लेवल की हेटरेट थी, क्योंकि वो भी इनोसेंट होने के बावजूद भी वो भी बदला चाहता था। इस मूवी का एक बहुत ही वायरल एलिवेटर सीन है जिसमें कैरन का एक कलीग जब एक बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ रहा होता है, तब लिफ्ट के ग्लास डोर से हर फ्लोर पर तोशियो का भूत दिखाई देता है उसे, कभी सीधे घूरते हुए, कभी लिफ्ट से थोड़ा और करीब आकर। हर फ्लोर पे वो और तोशियो और क्लोज आते जा रहे थे। एंड फाइनली जब लास्ट फ्लोर पे लिफ्ट रुकी तब तोशियो उसके पीछे होता है। एंड देन देयर इज नो स्क्रीम, नो एस्केप। तोशियो उसे है। And this is one of the most creepiest elevator scene in the history of cinema. After living some time in that house, एक दिन कैरन डिसाइड करती है कि वो घर में बंद पड़े अलमीरा को ओपन करेगी, और उसे ओपन करते ही वहाँ से एक छोटी सी डायरी मिलती है जो कि कायाको की पर्सनल डायरी थी, जिसमें वो अपने ऑब्सेशन और दर्द लिखती थी, स्पेशली अपने क्रश पीटर के बारे में। तभी कैरन को एक फ्लैशबैक जैसा कोई विजन आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि ताकेयो कबर्ड पे कायाको की
को घसीटते हुए छुपा रहा था और उस दौरान कयाको का गला कटा होता है और उसके घुटने उल्टे मुड़े हुए थे और उसका बच्चा तोशियो कॉर्नर में छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। कैरन सब कुछ समझ जाती है एंड डिसाइड करती है कि इस घर को खत्म करना ही एक सोल्यूशन है सो दैट शी कैन गेट रिड ऑफ द स्पिरिट। एंड देन लेटर ऑन वो पेट्रोल लेकर घर को आग लगा देती है। पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और कैरन अनकॉन्शियस हो जाती है। कैरन ने घर को तो जला दिया था लेकिन वो श्राप सिर्फ वॉल्स में नहीं था, वो तो कयाको के इमोशंस में था। इसलिए घर जलने के बाद भी कयाको जिंदा रहती है। A Nightmare on Elm Street। Now imagine this कि तुम एक सपने में हो, रात का टाइम है, चारों तरफ बस सन्नाटा है, लेकिन अचानक से तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा सपने में पीछा कर रहा है और फिर जब तुम उससे बचने की कोशिश करते हो तो भागते वक्त तुम गिर जाते हो और तुम्हें सपने में चोट भी लग जाती है। तो सपने में चोट लगने की वजह से तुम्हारे रियल वर्ल्ड में नींद खुल जाती है एंड देन यू जस्ट वेक अप। पर वही चोट जो तुम्हें सपने में लगी थी वो चोट तुम्हें रियल वर्ल्ड में भी लगी हुई होती है। तो क्या वो एक सपना था या फिर वो एक सच था? और अगर ये सपना एक सच था तो वो आदमी कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? 1984 हॉरर की कल्ट क्लासिक अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। इसका कॉन्सेप्ट उतना ही हॉरिफाइंग है जितना इंडियन अर्बन लेजेंड मंकी मैन का है। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, हाथों में लगे स्टील क्लॉज। फ्रेडी क्रूगर जो एक नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का मेन विलन है, उसके हाथ में सेम मंकी मैन की तरह बहुत से लोहे के ब्लेड्स होते हैं और दोनों का काम है रात में अटैक करना जब लोग सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक यंग लेडी टीना के सपने से। शी सीज अ क्रीपी मैन इन अ हैट, स्ट्रिप्ड रेड ग्रीन स्वेटर और सबसे अलग उसके हाथों में रेजर शार्प क्लॉज का एक ग्लव। फ्रेडी का फेस बर्न्ड होता है जैसे किसी ने उसे जिंदा दिया हो और सबसे खास बात उसके अटैक सिर्फ सपने में होते हैं। इंजरीज तुम्हें रियल लाइफ में भी फील होती हैं। टीना जब मूवी में उठी तो उसके कपड़ों पर स्क्रैच मार्क्स होते हैं। इनिशियली सब लोग सोचते हैं कि शी इज जस्ट हैविंग अ नाइटमेयर, बट एक रात जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो फ्रेडी लिटरली उसके सपने में घुस जाता है और फिर एक ब्रूटल मर्डर सीन होता है इस मूवी में। टीना को उस बेड के अंदर घसीट लिया जाता है एंड देन वो उसे वहां से सीधा सीलिंग पे घसीटते हुए मारता है और पूरी वॉल पे उसके खून के छींटे हो जाते हैं। फ्रेडी स्लैशेस हर इनटू एवरी कॉर्नर ऑफ द सीलिंग एंड शी इज किल्ड इन मिड एयर। वो सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था इफ यू आस्क मी। टीना की के बाद सबका शक उसके बॉयफ्रेंड पर रहता है, लेकिन जब वो जेल में होता है तब फ्रेडी वहां भी उसके सपने में आ जाता है और उसे भी वो टीना की तरह मारता है और उसे वो जेल में ही बेडशीट से लटका देता है, जिसे लगता है कि शायद से उसने खुद करी हो। फ्रेडी का पैटर्न एकदम क्लियर था, अगर कोई भी सो गया तो वो उसके सपने में जाकर उसे मारेगा। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका था और वो था कंटिन्यूअसली जगते रहना। सी इन द मूवी वी गेट टू नो द पास्ट ऑफ फ्रेडी क्रूगर कि वो एक चाइल्ड मर्डरर था जैसे पहले लोगों ने जेल भिजवाया था, लेकिन लूप होल्स की वजह से वो छूट जाता था हमेशा। और जब उसे एक बार गुस्सा आया था तो उसने अपने खुद के पेरेंट्स को एक बॉयलर रूम में रखकर जिंदा था। टीना और उसके बॉयफ्रेंड की ब्रूटल बाद सब कुछ बदल जाता है और अब सभी में एक डर का माहौल सा बैठ गया था। एंड देन द सीन शिफ्ट्स टुवर्ड्स ग्लेन जो कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड था। वो अपने घर के बेडरूम में बेड पे रिलैक्स कर रहा होता है बाय लिसनिंग टू सम म्यूजिक और इस दौरान उसने हेडफोन्स लगा रखे थे और तभी उसकी मॉम उसे कह कर जाती है डोंट फॉल अस्लीप। बट ग्लेन भी काफी देर से जग रहा था एंड देन बेड पे रिलैक्स करने के दौरान उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता और तभी फ्रेडी क्रूगर की एंट्री होती है साइलेंटली, वो भी सपने के जरिए। अचानक बेड के अंदर से फ्रेडी का ग्लव निकलता है और ग्लेन को अंदर खींच लेता है। पूरा का पूरा ग्लेन बेड के मैट्रेस के अंदर चला जाता है जैसे कि कोई क्विक सैंड हो एंड अगले ही मोमेंट में दैट रूम एक्सप्लोड्स विद ब्लड। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ फाउंटेन की तरह सीलिंग तक शूट होता है जैसे मैट्रेस के अंदर ग्लेन नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा टैंक फटा हो। ब्लड इतना ज्यादा है कि वॉल्स सीलिंग हर जगह सब कुछ लाल हो जाता है। अब सीन में आती है नैन्सी थॉमसन जो फ्रेडी के खिलाफ लड़ने वाली फाइनल गर्ल थी। नैन्सी को भी फ्रेडी के सपने आने लगे थे। उसे पता चल गया था कि फ्रेडी सिर्फ एक नाइट में नहीं, ही इज रियल एंड ही इज डेडली। एक सीन में नैन्सी अपने स्कूल में जाती है और एक बड़ी टीना उसे वार्निंग देने लगती है। तभी फ्रेडी अपीयर्स
अपनी क्रीपी लाफ और जल चुके चेहरे के साथ नैन्सी भागती है, लेकिन उसे एक प्लान बनाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल दुनिया फ्रेडी से नहीं बच सकती। नैन्सी को एक आइडिया आता है कि अगर फ्रेडी सपने में अटैक करता है तो मैं भी सपने में जाकर उसे फेस कर सकती हूँ। शी ट्रेन्स हरसेल्फ टू डू लूसिड ड्रीमिंग, जहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन अपने सपनों पर कंट्रोल कर सकता है। कुछ देर बाद नैन्सी अपने सपनों में चले जाती है, जहाँ उसे फ्रेडी मिलता है और उसने घर को एक बॉयलर रूम बना रखा था। हर जगह फायर, पाइप, स्टीम। फ्रेडी ने उस जगह को एकदम टॉप जोन बना दिया था। नैन्सी जानती थी कि फ्रेडी की असली पावर थी डर, सो शी डिसाइड कि वो डर को ओवर पावर करेगी। नैन्सी अपने सपने में फ्रेडी को कन्फ्रंट करती है। एक इंटेंस चेस सीन होता है जहाँ फ्रेडी हर जगह से अटैक करता है, कभी मिरर के अंदर से, कभी वॉल के पीछे से, लेकिन नैन्सी उसे फंसा ही लेती है विद द हेल्प ऑफ ट्रैप्स जो उसने रियल वर्ल्ड में रेडी रख रखे थे। जैसे ही फ्रेडी ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में पुल हो जाता है, तब नैन्सी उसे आग लगाकर देती है। But the movie doesn't end here, as we can see that जब अगली सुबह नैन्सी कार में बैठी थी स्कूल जाने के लिए, तब उस कार पे फ्रेडी की स्ट्रिप्ड स्वेटर वाली कार रूफ सडनली लॉक हो जाती है एंड विंडोज ऑटोमेटिकली शट्स। नाउ दिस मूवी डजंट रियली रिवॉल्व अराउंड किसी घोस्ट के या फिर किसी ऐसी एंटिटी के ऊपर, पर इस मूवी का अपना ही एक अलग जॉनरा ऑफ टेरर है। एंड आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज, इस वाले टीयर में स्पेशली, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है हॉरर जॉनरा के लिए। द रिंग। हम सभी लोगों ने कभी ना कभी तो अपने पेरेंट्स की शादियों की या फिर पुरानी वीडियो कैसेट्स या फिर वीडियो टेप्स देखी होंगी, जो कि नॉर्मली हमारी मेमोरीज को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर एक वीडियो टेप, एक सीडी किसी की मौत का रीज़न बन जाए? तो एक ऐसी वीडियो टेप जिसमें कुछ अजीबोगरीब विजुअल्स हों और उसे देखने के एग्जैक्टली 7 दिन बाद तुम्हारी का काउंटडाउन शुरू हो जाए। द रिंग टिपिकल हॉरर मूवी से बिल्कुल अलग है। ये मूवी किसी भी घोस्ट या स्पिरिट वाले फैक्टर को लेके नहीं चलती, बल्कि एक स्लो पॉइजन की तरह बढ़ता हुआ हॉरर है। जब तक तुम्हें समझ आएगा तब तक तुम्हें वीडियो टेप से एक अलग सा डर लगने लगेगा। कहानी शुरू होती है 2 लड़कियों से, केटी एंड बेका। दोनों अपने रूम में चिल कर रही होती हैं जब केटी रैंडमली एक कर्स्ड वीडियो टेप की बात उठाती है। वो टेप देखने के बाद सिर्फ 7 दिन के अंदर डेथ शुरू हो जाती है। पहले तो दोनों हंसी मजाक में लेते हैं इस बात को, लेकिन तभी केटी के चेहरे पर डर दिखने लगता है एज शी हैज वॉच्ड दैट कर्स्ड टेप। और जिस दिन केटी और बेका इस टेप की बात कर रहे थे, वो केटी का 7वां दिन था उस वीडियो टेप को देखे हुए। तभी केटी अपने लिविंग रूम में जाती है, जहाँ टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और टीवी पर वो ब्लैक एंड वाइट लाइंस आने लगती हैं, जो हम सभी ने कभी न कभी देखी होंगी स्टैटिक की। पर यहाँ वो लाइंस देखने का मतलब है कि मौत तुम्हारे करीब है। एंड देन केटी लिविंग रूम से वापस नहीं आती, इसीलिए बेका उसे चेक करने के लिए जाती है और वहाँ उसे केटी की बॉडी मिलती है। उसका चेहरा, उसका एक्सप्रेशन वो पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही डरावना देख लिया था और वही उसकी मौत का कारण था। केटी की मौत के बाद कहानी शिफ्ट होती है रेचल कैलर पर, जो एक जर्नलिस्ट है एंड शी इज द मेन लेडी ऑफ दिस मूवी। जब रेचल को केटी की फ्रेंड से पता चलता है कि उसकी मौत एक कर्स्ड वीडियो टेप देखने की वजह से हुई है, तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एज यूजुअल नो वन कैन बिलीव कि एक वीडियो टेप देखने से भी किसी की मौत हो सकती है। रेचल क्यूरियोसिटी में उस वीडियो टेप के बारे में रिसर्च स्टार्ट करती है एंड ड्यूरिंग दिस वो खुद भी उस वीडियो टेप को देख लेती है। और वो वीडियो टेप बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। ना तो उसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस था, ना ही कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन थी। उसमें सिर्फ डिस्टर्बिंग इमेजेस और विजुअल्स थे। लाइक एक क्रीपी वेल का शॉट, एक वियर्ड मिरर के सामने खड़ी हुई औरत, एक डेड घोड़े का ग्लिम्स और एक लड़की जो सिर्फ अंधेरा देख रही थी। रेचल जब वो टेप देखती है तब उसके फोन पर एक कॉल आती है। कोई दबी सी आवाज में सिर्फ 7 डेज बोलता है और फिर कॉल्स कट हो जाती हैं। उस कॉल के बाद रेचल के अंदर एक अजीब सी अर्जेंसी आती है, क्योंकि इस वीडियो टेप के बाद वो अपने आसपास कई वियर्ड चीजें नोटिस करने लगती है। हर जगह पानी के निशान, टीवी का अपने आप ऑन होना और एक अनवांटेड नॉइस, जैसे कोई अनजानी एनर्जी उसे कॉन्स्टेंटली वॉच कर रही हो और उसकी मौत
का एक टाइमर चल रहा हो जो हर दिन थोड़ा और करीब आता जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेचल उस वीडियो टेप की एक कॉपी बनाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोआ को भी दिखाती है उसे, क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए थी। एंड उसका एक्स बॉयफ्रेंड कैमरास एंड वीडियो से रिलेटेड एक एक्सपर्ट था, तो इसीलिए उसे लगा कि वो इस काम के लिए एक सही आदमी होगा। लेकिन उस वीडियो टेप की एनालिसिस के दौरान नोवा बताता है कि ये वीडियो टेप किसी भी कैमरा से रिकॉर्ड नहीं की गई है। नॉर्मली हर वीडियो किसी ना किसी कैमरा की हेल्प से रिकॉर्ड की जाती है, बट इस वीडियो को किसी भी कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। एंड दे बोथ वर फ्लैबरगैस्टेड कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। फर्दर रेचल उस वीडियो में दिख रही एक लड़की एना मॉर्गन का पता लगाते हुए एक आइलैंड पे पहुंचती है, जिसके कनेक्शंस उस डिस्टर्बिंग सीन से, उस डिस्टर्बिंग टेप से थे। वो आइलैंड एक तरह की पुरानी भूली बिसरी जगह थी और इस आइलैंड पर पहुंचते ही रेचल सीधा एना के घर जाती है। एंड देन रेचल जैसे ही एना के हस्बैंड से उसके बारे में पूछती है, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसमें एक मास गिल्ट की फीलिंग हो, और उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। फिर रेचल उसी आइलैंड पर रहने वाली एक लोकल डॉक्टर से मिली जिसने एना का इलाज किया था, और उस डॉक्टर ने बताया कि एना एंड हर हस्बैंड दोनों ही काफी हैप्पी कपल्स थे। बस उनकी जिंदगी में एक बच्चे की कमी थी, क्योंकि एना कभी मां नहीं बन सकती थी। फिर एक दिन वो दोनों कुछ समय के लिए बाहर चले गए एंड देन वहां से उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपने साथ आइलैंड पर ले आए थे वो लोग। उस बच्ची का नाम था समारा। लेकिन समारा के आने के बाद भी एना खुश नहीं थी, क्योंकि समारा के आने के बाद से एना को हेलुसिनेशंस आते थे और काफी क्रीपी सी इमेजेस एंड थॉट्स उसके दिमाग में आने लगे थे, जिसके कारण एना बहुत परेशान रहती थी। और इन्हीं सबसे परेशान होकर एना ने सुसाइड कर लिया था। डॉक्टर्स ने बताया कि समारा से कुछ अजीब सी वाइब आती थी। वो जहां भी रहती थी उसके आसपास कुछ ना कुछ डरावना होता ही रहता था। उसके आने के बाद से पूरे आइलैंड की शांति खत्म हो गई थी और एना मॉर्गन के जो घोड़े थे वो भी सुसाइड करने लगे थे। एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी गॉट टू नो कि समारा एक ऐसी बच्ची थी जिसके पास सुपर नेचुरल पावर थी, और वो अपनी सोच से दूसरे के दिमाग में इमेजेस क्रिएट करती थी जो सबको तकलीफ देते थे। एंड समारा ने अपनी इसी पावर से वो वीडियो टेप भी बनाई होगी जो सभी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ देता था। समारा के पास सुपर नेचुरल पावर्स तो थी ही, लेकिन वो अपनी पावर से सबको परेशान इसलिए करती थी क्योंकि जब वो छोटी बच्ची थी तब उसका कंट्रोल अपनी पावर्स पर नहीं था, और इसी वजह से वो लोगों के दिमाग में इमेजेस डिस्प्ले करती थी जिनसे परेशान होके लोग कर लेते थे। लेकिन जब एना मॉर्गन समारा के इन विजुअल से काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी, तब एक दिन उसने समारा को एक वेल में धकेल दिया था, जहां वो उस वेल में 7 दिनों तक जिंदा रही थी। और फिर जब वो उस वेल में और ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई तो उसी वेल में उसकी मौत हो गई। एंड उसके बाद से ही समारा की स्पिरिट्स सबसे बदला ले रही थी, जिसके लिए उसने अपने विजुअल्स की हेल्प से एक वीडियो टेप बनाई थी। रेचल इवेंचुअली समारा की बॉडी ढूंढ लेती है और उसे वेल से निकालकर पुलिस को सब कुछ बता देती है। एंड देन उसे लगता है कि इससे समारा की आत्मा को शांति मिल जाएगी और अब उसका कर्ज भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो रिलीव्ड फील कर रही थी। लेकिन इस मूवी की जो एंडिंग थी वो किसी भी नॉर्मल हॉरर मूवी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि 7 दिन बीत गए थे और रेचल अभी भी जिंदा थी। और रेचल को लग रहा था कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब समारा की आत्मा को इंसाफ मिल गया है, एंड इसीलिए उसका कर्ज भी खत्म हो गया था। बट दिस वाज नॉट द केस, क्योंकि अगले ही दिन रेचल को पता चल जाता है कि नोआ भी ठीक उसी तरह से मर जाता है जैसे बाकी लोग थे जिन्होंने उस वीडियो टेप को देखा था। और तभी रेचल को रियलाइजेशन होता है कि उसकी जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि उसने टेप की कॉपी बनाई थी और उसे किसी नेक्स्ट पर्सन को दिखा दिया था, एंड इन हर केस वो पर्सन नोवा था। आफ्टर रियलाइजिंग दिस, वो अपने बेटे एडन को बचाने के लिए उससे भी टेप की एक कॉपी बनवाती है ताकि वो उसे आगे किसी को दिखा सके। यानी समारा ये चाहती थी कि उसकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसीलिए वो इस वीडियो टेप के जो लोग कॉपी बनाते थे उन्हें नहीं मारती थी। इस मूवी को देखने के बाद, वैसे तो अब हमारे पास वीडियो टेप्स होते नहीं है, ना ही हम लोग इतना ज्यादा सीडीज यूज करते हैं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद तुम लोग कभी भी अगर तुम्हारे सामने वीडियो टेप्स या फिर सीडीज आई तो यू विल नॉट
सी देम नॉर्मली। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि क्या इस सीडी में भी ये चीज़ हो सकती है, या फिर क्या इस सीडी के अंदर ऐसा कंटेंट हो सकता है। एंड विद द रिंग हमारा टियर 1 अब खत्म हो चुका है। ना यहाँ तक टियर 1 में हमने जितनी भी मूवीज की बात करी थी उन सभी के बारे में आई थिंक सो कभी ना कभी तुमने सुना ही होगा। एंड एज यू कैन सी कि सिर्फ टियर 1 के बारे में बात करने में हमें कितना ज्यादा टाइम लग गया है। सो डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। यहाँ पे हर एक मूवी का हर एक टियर का हमने टाइम स्टैम्प बना रखा है, तो तुम्हें अगर ये वीडियो पार्ट्स में देखनी है तो तुम वो भी कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक मूवी पे जंप करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। ऑल द टाइम स्टैम्प्स आर गिवन हियर, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स। सो या आई थिंक सो तुम लोगों ने टियर 1 में जितनी भी मूवीज के मैंने नाम लिए थे उनके बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा, लेकिन यहाँ से टियर 2 से और भी ज्यादा क्रीपी मूवीज शुरू होती हैं जिनके बारे में शायद से तुमने ना कभी सुना होगा, ना ही तुमने कभी इनके मूवी का पोस्टर भी देखा होगा। सो अगर तुम लोग को ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है देन डू लाइक दिस वीडियो। एंड लास्ट ईयर ही मैंने एक लेजेंड्स पे भी सीरीज बनाई थी जो कि ये रही। एंड अगर तुम लोग को इनमें से कोई सी भी सीरीज देखनी है तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर मेरे चैनल पे इनकी प्लेलिस्ट भी है। बट लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टियर ऑफ आवर आइसबर्ग, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। हम अक्सर लोगों की मदद करने को एक अच्छी चीज मानते हैं, पर कभी तुम लोगों ने क्या ये सोचा है कि क्या हर एक स्ट्रेंजर, हर एक जो गुमराह आदमी होता है वो मदद के लायक भी है, या फिर किसी आदमी की मदद करना क्या हमारे लिए एक ट्रैप हो सकता है? क्या ये हमारे लिए एक ऐसी जर्नी हो सकती है जिसका हमारे पास कोई भी रिटर्न टिकट ना हो? 5 यंगस्टर्स वर ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे एंड वो सभी चिल करते हुए जा रहे थे, एकदम मजे से गाने सुनते हुए और जोक्स क्रैक करते हुए। सब चल था जब तक वो एक अजीब सी जगह पर नहीं पहुंच गए थे। वो जगह काफी सुनसान थी, उनके अलावा उस रोड पे कोई भी नहीं था, पर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की काफी बैड कंडीशन में थी, इसीलिए उन्होंने उसकी हेल्प करने के इरादे से गाड़ी रोक दी थी और उसे कार में बैठा दिया था। वैन में बैठते ही वो लड़की बोलने लगी, He's gonna kill all of you. इससे पहले कि वो लोग कुछ भी समझ पाते वो लड़की एकदम से चिल्लाने लगती है और अचानक से एक रिवॉल्वर निकाल कर खुद को मार देती है। एक सेकंड के लिए वहां पर सब कुछ पॉज हो गया था। अभी तक ये सभी लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक लड़की ने खुद को शूट कर लिया था और किसी को भी वहां पे ये चीज समझ नहीं आई कि आखिर ये हुआ क्या। वो सभी शॉक में थे और उसी पैनिक स्टेट में डिसाइड करते हैं कि वो सबसे नजदीकी टाउन में जाके पुलिस को ये सब रिपोर्ट कर देंगे। और थोड़ी ही देर में वो एक छोटी सी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक क्रीपी सी ओल्ड वुमेन दिखाई देती है। एरन जो कि मेन कैरेक्टर है, वो उस ओल्ड वुमेन को सब कुछ बता देती है, लेकिन ये सब सुन के भी वो लेडी बिल्कुल शॉक नहीं थी। इंस्टेड ऑफ इट वो बहुत ही कामली उन्हें पुलिस ऑफिसर का एड्रेस बता देती है। सी एट दैट मोमेंट जब वो लेडी इतना कामली रिएक्ट कर रही थी, वो भी किसी की न्यूज पर, तो ऐसा लगता है जैसे या तो वो साइकोपैथ है या फिर उसने ऐसी चीजें पहले भी बहुत बार देखी हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो सभी फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि एरन और कैंपर उस एड्रेस पर जाएंगे। वो एड्रेस एक पुराने फार्म हाउस का था जो कि जंगल के बिल्कुल बीच में सिचुएटेड था, जो कि बहुत पुरानी टूटी फूटी सी जगह थी। पहले तो एरन घर के अंदर जाती है, लेकिन जब वो काफी देर तक वापस नहीं आती तो कैंपर भी उसे ढूंढते हुए अंदर चला जाता है। एंड व्हेन ही एंटर्ड द हाउस दैट सीन वाज स्ट्रेट अप डिस्टर्बिंग। घर के अंदर किसी मैकेनिक का सेटअप था, रस्टेड टूल्स, एनिमल बोन्स एंड एक अजीब सी स्मेल। और दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमें लेदर फेस दिखाई देता है। वो 7 फुट का इंसान था, उसकी बॉडी बिल्कुल हल्क की तरह लग रही थी और उसने अपने फेस पर एक ह्यूमन स्किन से बना हुआ मास्क पहना था एंड ही वाज लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर। तभी एक लाउड बैंग होता है। बाहर आते ही लेदर फेस एक बड़े से हैमर से बिना कुछ बोले कैंपर के सर पे मार देता है। एक ही ब्लो में कैंपर का सर कोलैप्स हो जाता है। इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि कैंपर हिलता भी नहीं है, बस कोलैप्स हो जाता है वो। एंड देन लेदर फेस ड्रैग्स हिज बॉडी
like a sack of meat. जब एरन बाहर आती है और ये चीज देखती है कि कैंपर गायब है तो वो कंफ्यूज हो जाती है, बट उसकी गट फीलिंग उसे ये कह रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो शी गोज बैक टू दैट फार्म हाउस और इस बार वो अपने फ्रेंड एंडी के साथ जाती है। एंडी जैसे ही घर के अंदर जाता है सेम ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, बट इस बार और भी वर्स तरीके से। इस बार लेदरफेस अपने साथ एक चेनसॉ लेके आता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है। एरन किसी तरह बच जाती है पर उसका फ्रेंड नहीं बच पाता और लेदरफेस चेनसॉ की हेल्प से उसके थाइस के ऊपर एक क्लीन स्लैश करता है और उसका पैर काट देता है। एंडी दर्द से चिल्ला उठता है पर लेदरफेस उसे फार्म हाउस के बेसमेंट में ले जाके एक हुक पे लटका देता है जस्ट लाइक अ मीट, और फिर वो वापस से मरे हुए लोगों के फेस स्किन को स्टिच करते लगाता रहता है। ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। लाइक स्लैशर मूवी देखते वक्त हम लोग ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई तो मरेगा, बट नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक अ पीस ऑफ मीट। एंडी की हेल्पलेसनेस, उसका पेन, इट वाज हॉन्टिंग। लेदरफेस से डरे हुए वो सब वैन में बैठे होते हैं और तभी शेरिफ होइट आते हैं, बट वो शेरिफ नहीं होता, वो एक सैडिस्टिक पर्सन था। वो गन उठा के सुसाइड विक्टिम्स के साथ इनअप्रोप्रिएट चीजें करता है और सबको वैन से निकालकर मेंटली टॉर्चर करता है। वो एरन के फ्रेंड मॉर्गन को फोर्स करता है कि वो गन उठा के सुसाइड रिक्रिएट करे जैसे उस लड़की ने किया था। वो सीन इतना अनकंफर्टेबल है कि स्क्रीन की तरफ देखना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक इंसान मेंटली ब्रेक हो चुका था उस टाइम पर, बट शेरिफ वाज एंजॉयिंग दैट। वो चिल्लाता है, रोता है, बट होइट वो बस मजे ही ले रहा था इन सब चीजों के। यहाँ से पता चलता है कि इस टाउन में वो फार्म हाउस, गैस स्टेशन एंड इवन दिस शेरिफ सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। शेरिफ होइट यानी वो सैडिस्टिक साइको मॉर्गन को वैन से खींच के ले जाता है फार्म हाउस के अंदर और वहां वो मॉर्गन को टॉर्चर होने के लिए छोड़ देता है। उधर एरन, जिसका सिक्स्थ सेंस पहले से अलर्ट था, फाइनली डिसाइड्स कि वो उस फार्म हाउस में दोबारा जाएगी। एरन क्वाइटली अंदर जाती है और उसे बेसमेंट में एंडी भी हुक पे लटका हुआ मिलता है जो कि जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, बॉडी शिवर कर रही थी। वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है, प्लीज। एरन ये करना तो नहीं चाहती थी पर वो जान गई थी कि अब एंडी के लिए ये एक ही रास्ता है जिससे वो अपने दर्द को खत्म कर सकता है। बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एक स्लैशर मूवी नहीं थी, ये एक प्रॉपर नाइटमेयर था। इस मूवी को देख के ऐसा लगता है कि हर एक सीन तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर है। इस मूवी में प्योर रॉ और डिस्टर्बिंग सीन्स हैं बस। लेदरफेस सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक प्रॉपर मॉन्स्टर था जिसे देखने के बाद उसका हर एक सीन तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि हम लोग भी कितनी बार बिना सोचे किसी जगह चले जाते हैं, कभी किसी शॉर्टकट को यूज कर लेते हैं तो कभी किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मांग लेते हैं बिना ये सोचे कि दूसरी साइड पे क्या हो सकता है। लेदरफेस जैसे लोग मूवीज में नहीं, कभी कभी असली दुनिया में भी होते हैं, बस उनकी चेनसॉ की जगह उनके चेहरे के पीछे एक नॉर्मल मास्क होता है। The hills have eyes. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि रोड ट्रिप्स जो हैं हमारे दोस्तों के साथ वो एक सबसे ज़्यादा फन और सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है रिलैक्स करने के लिए। लाइक ड्यूरिंग द जर्नी यू कैन एंजॉय द कंपनी, यू कैन एंजॉय द स्नैक्स, म्यूजिक और नज़ारे का मज़ा भी ले सकते हो तुम लोग अपने दोस्तों के साथ। लेकिन अगर इसी रोड पर तुम रास्ता भटक कर एक ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ पर फ़ोन सिग्नल ना हो, ना इंसान का नामो निशान हो, सिर्फ पत्थर, गर्मी और एक अननोन स्टॉकर हो। एक मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली, बॉब और ईथल कार्टर, उनके 3 बच्चे ब्रेंडा, बॉबी एंड लिन और लिन का हस्बैंड डू, उनकी छोटी सी बेबी और उनके डॉग्स एक रोड ट्रिप पर निकले थे। बॉब को ये ट्रिप काफी एक्साइटिंग लग रही थी क्योंकि ये एक फैमिली बॉन्डिंग ट्रिप थी और वो कैलिफोर्निया जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद बॉब एक गैस स्टेशन अटेंडेंट से आगे का रास्ता पूछता है और वो गैस स्टेशन अटेंडेंट उन्हें एक शॉर्टकट बताता है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सपोजिटली जल्दी कैलिफोर्निया ले जाएगा। पर जैसे ही वो लोग शॉर्टकट लेते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर बने एक नुकीले ट्रैप से टकरा जाती है जिससे उस गाड़ी के टायर्स फ्लैट हो जाते हैं और वो फैमिली डेजर्ट के एकदम बीच में फंस जाती है।
डोग और बॉब अलग अलग डायरेक्शन में हेल्प लेने के लिए निकल जाते हैं एंड बाकी सब गाड़ी में ही रह के उनका वेट करते हैं। इन द मिड्स ऑफ दिस उनका एक डॉग डेजर्ट में भाग जाता है और बॉबी उसके पीछे जाता है एंड जब उसे डॉग दिखाई देता है तो वो सीन देखकर किसी का भी दिमाग हिल जाए। उस डॉग की बॉडी को किसी ने दिया था, स्किन फटी थी और उसकी बॉडी वहाँ रॉक्स के बीच में पड़ी हुई थी, जैसे उसके ऑर्गन्स किसी ने चबाए हों। ये सब देखकर बॉबी एकदम शॉक में आ जाता है और समझ जाता है कि इस डेजर्ट में वो लोग अकेले नहीं हैं, कोई है जो उन्हें देख रहा है। लेकिन फिर भी बॉबी गाड़ी में वापस आके किसी से कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद जब सभी लोग रात के टाइम गाड़ी के अंदर सो रहे थे तभी ब्रेंडा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। एंड देन जब ब्रेंडा आंख खोलती है तो वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि एक शैडोवी म्यूटेटेड फिगर उसके ऊपर होता है और वो बहुत ही क्रीपी सा दिखता है, जैसे कोई मॉन्स्टर हो। लेकिन सून यू विल रियलाइज कि ये लोग मॉन्स्टर्स नहीं हैं, ये ह्यूमंस ही हैं, लेकिन रेडिएशन ने इन्हें कुछ और ही बना दिया है। ये म्यूटेंट इंसान की तरह दिखते थे लेकिन अंदर से ये पूरे के पूरे जानवर बन चुके थे। एंड ये म्यूटेंट्स वो लोग थे जो डेजर्ट में यूएस गवर्नमेंट के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसे बन चुके थे। अब इनका एग्जिस्टेंस एक बड़ी सीक्रेट है। ये इंसान नहीं, ये बीस्ट हैं। इनका काम है आउटसाइडर्स को ट्रैप करना, उनका शिकार करना, उनके साथ सैडिस्टिक टॉर्चर करना और सबसे डिस्टर्बिंगली उनके फ्लैश को खाना। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन्स तब होता है जब ब्रेंडा को वो म्यूटेंट्स बांध देते हैं। तभी लिन को ब्रेंडा की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो उस गाड़ी के अंदर चले जाती है। बट लिन को देखते ही वो म्यूटेंट्स लिन के बच्चे को पॉइंट पर ले लेते हैं और एक म्यूटेटेड मैन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बट समहाउ वो उससे बच जाते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट्स एथल को शूट कर देते हैं और लिन को ब्रूटली करते हुए उसकी बॉडी को भी ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ लेके नहीं जाते, वो बेबी को ले जाने के बाद अपना बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं। एंड इन द बिगिनिंग जब गाड़ी खराब हुई थी तब बॉब और डोज हेल्प खोजने के लिए गए थे। बट लेटर ऑन डोज तो वापस आ गया था, पर एक म्यूटेंट ने बॉब को पकड़ लिया था और हिल्स के बीच में क्रॉस पे बांधकर जिंदा उसे दिया गया था। और ये सब बाकी फैमिलीज के सामने होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते इस चीज़ को लेकर। ये सब कुछ देखकर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इन सब का सिर्फ एक ही मोटिव है और वो था इन क्रीचर्स का दूसरे लोगों को पेन देना। ये सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, ये म्यूटेंट्स इंसानों को इमोशनली और फिजिकली करना चाहते थे। डोज अपने बेबी को बचाने के लिए उन म्यूटेंट्स के न्यूक्लियर टेस्ट टाउन में जाता है। वहाँ एक मैसिव अगली म्यूटेंट उस पर अटैक कर देता है और डोज को मारकर बेहोश कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब डोज की आंख खुलती है तो वो एक मेटल के फ्रीजर के अंदर पड़ा होता है। जैसे ही उसकी आंखें फ्रीजर में ठीक से एडजस्ट होती हैं तो वो फ्रीजर देखने लायक नहीं था। उस पूरे फ्रीजर में हर तरफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बिखरे होते हैं, किसी का कटा हुआ हाथ, किसी का कटा हुआ हेड, किसी की आंखें, और सबसे डिस्टर्बिंग बात वो सब बॉडी पार्ट्स फ्रेश लग रहे थे, जैसे अभी अभी किसी को काटा गया हो। बाहर आते ही एक और म्यूटेंट डोज पर अटैक कर देता है। उस म्यूटेंट के पास एक रस्ती नाइफ था जिसकी हेल्प से उसने डोज की 2 उंगलियां बस एक स्लैश में कर दी थी। डोज की पूरी बॉडी से निकल रहा था तो वो म्यूटेंट बिना रुके डोज पर अटैक कर रहा था। फाइनली अपनी जान बचाने के लिए डोज एक ब्रोकन पोल उठाता है और सीधा उस म्यूटेंट के गले में घुसा देता है और म्यूटेंट ऑन द स्पॉट जाता है। इस मूवी का हॉरर से कोई भी ऐसा भूत या फिगर वाला सीन नहीं था इसमें, ना ही इसमें कोई कर्स वाली इमेजेस थी। इस मूवी का हॉरर आता है इंसान के बनाए हुए मॉन्स्टर्स से या फिर म्यूटेंट से, जिनके पास किसी भी आदमी को मारने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं था। दे जस्ट डिड इट। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती थी और वो ये था कि हम सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हॉस्टल। हम सभी के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई डिजायर्स होती हैं। किसी की डिजायर ये हो सकती है कि उसे पेरिस जाना है, किसी की डिजायर ये हो सकती है कि उसे बीच में बैठ के रिलैक्स करना है। लेकिन कुछ लोगों की फैंटेसीज इतनी ज्यादा घटिया, इतनी ज्यादा इलॉजिकल, इतनी ज्यादा ब्रूटल होती हैं कि दूसरे इंसान की जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक गेम की तरह होती है। एक ऐसा गेम जिसे वो अपने लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। पैक्सटन, जॉश और ऑली
तीनों अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट ढूंढने के लिए एम्स्टर्डम गए थे। वन ऑफ द मेन रीजंस टू चूज एम्स्टर्डम इज वो शहर क्लब्स, गर्ल्स और के लिए बहुत फेमस था। बट लेटर ऑन उन्हें एक लड़का मिलता है जो उन्हें स्लोवाकिया घुमाने के लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ टूरिस्ट पे फ्लैट रहती हैं और वहाँ एम्स्टर्डम के कंपैरिजन में कंपटीशन भी नहीं है। उस लड़के की बात सुन के वो तीनों ही स्लोवाकिया के लिए ट्रेन से निकल जाते हैं। उसी ट्रेन में उनके साथ कंपार्टमेंट शेयर करते हुए एक वेल ड्रेस्ड आदमी भी था। ड्यूरिंग द जर्नी जब वो आदमी खाना खा रहा था तो उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे, लेकिन उन तीनों ने ही उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपने काम में लग गए। आफ्टर सम टाइम जब वो आदमी उन तीनों से बात करने लगा तो बातों बातों में उसने जॉश की थाई पर हाथ रख लिया था और इंस्टेंटली सब अनकंफर्टेबल हो गए थे। जॉश ने तुरंत रिएक्ट किया, उसका हाथ हटा दिया और इरिटेट होकर उस पर बड़े ही अग्रेसिव टोन में चिल्ला दिया। बट इसके रिप्लाई में वो आदमी कुछ कह नहीं पाया। स्लोवाकिया पहुंचते ही वो तीनों सीधा अपने हॉस्टल में एंटर करते हैं, जहां सब कुछ फेरी टेल जैसा लगता है। चार्मिंग रिसेप्शनिस्ट, लग्जूरियस रूम्स और हॉट गर्ल्स जो इनके आसपास ही घूम रही थी। नटालिया, स्वेतलाना नाम की दो लड़कियां इन्हें लाइट क्लब्स ले जाती हैं, इनके साथ पार्टी करती हैं, इन्हें ड्रिंक्स पिलाती हैं, एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर एंजॉयिंग अ लॉट इन स्लोवाकिया। पार्टी में एंजॉय करने के बाद ऑली एक लड़की के साथ कहीं चला गया था, लेकिन अगली सुबह वो गायब हो गया था और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी वो मिल नहीं रहा था इन लोग को। उस होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ऑली ने सुबह ही चेकआउट कर दिया था, ऑल्दो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऑली बिना बताए वापस कैसे जा सकता है। कुछ देर बाद उन्हें फोन पर ऑली की इमेज के साथ एक मैसेज मिलता है कि वो घर पे है, बट एट द बैक वो फोटो उसके कटे हुए सर की थी, जिसे किसी ने उसकी बॉडी से अलग करके रखा हुआ था। एंड इन द सेम सीन वो पर्सन उस लड़की को भी कर रहा था जिसके साथ ऑली उस रात गया था। ऑली के फ्रेंड्स उसे लेके काफी परेशान थे, बट इन द मिडल ऑफ दिस नटालिया और स्वेतलाना उन दोनों को ही अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कन्विंस कर लेती हैं। पार्टी में एंजॉय करने के बाद जॉश को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो अपने कमरे में जाके सो जाता है। बट एट द नेक्स्ट मोमेंट जब जॉश की आंखें खुलती हैं तो वो एक डार्क बेसमेंट जैसे कमरे में होता है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं, उसके सामने एक टेबल पर सर्जिकल टूल्स रखे होते हैं और सामने से वही आदमी आता है जिस पर जॉश ने ट्रेन में चिल्ला दिया था। वो आदमी एक सर्जिकल एप्रन पहने होता है और उसके हाथ में एक ड्रिल मशीन थी। फिर वो जॉश से कहता है, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सर्जन, और फिर वो ड्रिल मशीन से जॉश के चेस्ट में 2 कर देता है। जॉश सीखता है लेकिन कोई मदद नहीं आती उसके लिए। उसके बाद वो आदमी जॉश के टेंडेंस को स्लाइस करता है ताकि जॉश चल ना सके। इन केस यू आर वंडरिंग हाउ ब्रूटल इज दिस, तो वो आदमी जॉश के टेंडेंस को एक एक करके डीप स्लाइस करता है एंड आखिर में वो जॉश का गला काट देता है। जॉश का जो सीन है हॉस्टल मूवी में वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग मोमेंट है इसका, और ये सीन इजीली किसी के लिए भी एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन सकता है, जहां पे एक सीमिंगली नॉर्मल इंसान का असली चेहरा बाहर आता है। लेटर ऑन जब पैक्सटन को जॉश भी नहीं मिलता है तो वो नटालिया से उसके बारे में पूछता है और वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ पे काफी सारे अमीर लोग थे। उस फैक्ट्री के अंदर का माहौल एकदम क्रीपी था और वहाँ बहुत अंधेरा भी था। पैक्सटन एक कमरे में जाता है जहाँ उसे वो ट्रेन वाला आदमी जॉश की को करते हुए दिखाई देता है। ये देखकर पैक्सटन शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता 2 गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन पैक्सटन समझ जाता है कि इस फैक्ट्री में ये लोग को करने के लिए पकड़ते हैं और ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि ये एक सिस्टम है, एक पूरा सेटअप जिसमें टूरिस्ट को टारगेट किया जाता है, उनका डेटा गैदर होता है और फिर उन्हें ऑक्शन पे बेच दिया जाता है। रिच साइकोस पूरी दुनिया से कई लाख पे करते हैं सिर्फ अपनी फैंटेसीज के लिए, जिसमें वो लोगों को टॉर्चर कर सके और उन्हें सके। कुछ देर बाद पैक्सटन को टॉर्चर करने के लिए एक जर्मन क्लाइंट आता है और वो एक गार्डनिंग क्लॉ से पैक्सटन को करना शुरू कर देता है। वो उसके हाथ काटने के चक्कर में गलती से उसकी 2 उंगलियां काट देता है और इसके साथ साथ उसकी हथकड़ी भी खुल जाती है, जिसका फायदा उठा के पैक्सटन भागने लगता है। बट ड्यूरिंग दिस एक और डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है जब पैक्सटन देखता है कि एक जापानीज लेडी को
किया जा रहा था, उसकी आंख लिटरली बाहर निकाल दी गई थी और वो लड़की एक चेयर से बंधी थी और दर्द से चिल्ला रही थी। इसीलिए पैक्सन उसकी आई बॉल्स को कर बाहर निकाल देता है। वो लड़की पेन के कारण इतनी साइलेंट थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी अपनी एग्जिस्टेंस भूल चुकी थी। और ये सिर्फ मूवी नहीं है, डार्क वेब पे आज भी बहुत सारे लोग पैसे दे के टॉर्चर देखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए दूसरे लोगों का पेन, दूसरे लोगों की चीखें एक एंटरटेनमेंट सोर्स होता है। सो या ऐसी सिक फैंटेसीज वाले लोग रियलिटी में भी होते हैं। और सबसे सिक बात ये है कि ये लोग तुम्हारे आसपास भी हो सकते हैं, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि किसी आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर कोई आदमी अपने फ्री टाइम में अपना रिसोर्सेज, अपना इंटरनेट, अपना डेटा कैसे यूज कर रहा है। सो इफ यू गाइस वांट कि मैं एक डार्क वेब पे एक सीरीज बनाऊं या फिर एक डार्क वेब पे वीडियोस बनाऊं, तो डू लेट मी नो दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। बट अभी के लिए हम आ जाते हैं अपनी अगली मूवी पर, सॉ। जब हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी पूरी लाइफ के, हम अपने हर एक डिसीजन के पूरे कंट्रोल में हैं। सुबह उठना, काम पे जाना या फिर कॉलेज जाना और शाम को रिलैक्स करना, अपने दोस्तों से मिलना। लेकिन हमारी जिंदगी किस मोड़ पे जाके रुक जाए या फिर हमारी जिंदगी किस मोड़ पे जाके खत्म हो जाए, ये चीज कोई भी नहीं जानता। एडम और लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो दोनों ही अक्सर अपने काम से बिजी रहते थे, लेकिन एक दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों किसी गंदे और अंधेरे बाथरूम जैसी जगह में जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। और वो दोनों ही हैरान थे कि वो उस जगह पर कैसे पहुंचे। रूम के बीच में एक लाश पड़ी होती है जिसके चारों तरफ सिर्फ खून होता है और उसके हाथ में एक और कैसेट प्लेयर था। दोनों को एक एक टेप मिलती है जिसमें उनके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जिनको सुन के समझ आता है कि ये कोई रैंडम नहीं थी, ये एक गेम है जिसमें जीतने के लिए उन्हें किसी और की लेनी होगी या अपनी दांव पे लगानी होगी। नाउ इस गेम का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था जिगसॉ। एक ऐसा आदमी जो खुद कभी किसी को भी नहीं था, लेकिन वो लोगों को उनकी गलतियों की सजा देने के लिए हमेशा ट्रैप्स छोड़ देता था या फिर ट्रैप्स बनाता था। जिगसॉ सिर्फ दर्द नहीं देता, वो उनका पेशेंस, विल पावर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सब कुछ टेस्ट करता है। और जिगसॉ अक्सर ऐसे लोगों को पकड़ता है जो या तो दूसरों की लाइफ की वैल्यू नहीं समझते या अपनी खुद की लाइफ की। लॉरेंस के लिए ये गेम और भी ब्रूटल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अगर उसने वक्त पे एडम को नहीं किया तो उसकी बीवी और बेटी को दिया जाएगा। एडम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम के साथ दोनों ही मेंटली ब्रेक होने लगते हैं। रूम के अंदर सिर्फ एक सॉ ब्लेड होती है। ये सॉ वहां इसलिए रखी हुई थी ताकि वो दोनों अपने ही काट के जंजीर से आजाद हो सकें। एंड इन दी एंड काफी देर तक सोचने के बाद भी जब उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सो दे डिसाइडेड टू कट देयर ओन लेग। जब लॉरेंस अपना पैर लगता है उस वक्त उसकी चीखें पूरे रूम में गूंज उठती है। वो अनबेरेबल सा पेन होता है। हर कट के साथ वो अंदर से खत्म होता जा रहा था और जैसे ही लगता है कि ये सब खत्म हो गया है, वो जो शुरू से बीच में पड़ी थी धीरे से उठ जाती है। ना वो था ना वो कोई विक्टिम था, वो ही था जिगसॉ। सब कुछ देख रहा था, वो हर रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, बिना कुछ बोले सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। और फिर वो उस रूम का दरवाजा खोल के बाहर चले जाता है और उन दोनों को वो वहीं बंद कर देता है। कई लोग ये चीज कहते हैं कि जिगसॉ एक है, लेकिन अगर तुम लोग ये चीज ध्यान से देखो तो वो लोगों को सिर्फ लाइफ की इंपॉर्टेंस सिखाता है। यस, दैट थिंग ही डज इन अ वेरी क्रीपी वे, पर वो उनपे एक टेस्ट कंडक्ट करके ये चीज उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। जिगसॉ के जैसे ट्विस्टेड माइंड्स सिर्फ फिक्शन में नहीं होते, रियलिटी में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनकी जगह है डार्क वेब। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां कोई भी इंसान कभी जाना नहीं चाहेगा। यहाँ हर क्लिक के पीछे एक नई डार्कनेस छुपी होती है। लोग यहाँ टूल्स तक खरीद देते हैं, बट सबसे हॉरिफाइंग पार्ट है रेड रूम्स। रेड रूम्स वो जगह है जहां लोग लाइव पिक्चर देखते हैं। किसी इंडिविजुअल को बंद करके उसे स्लोली पेन दिया जाता है और लोग रियल टाइम में वोट करते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा, यहाँ एसिड डालना है या नेल्स खींचने हैं, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। एंड पीपल डू पे फॉर इट। बिटकॉइन या मोनेरो जैसे क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट होती है यहाँ। एंजॉयमेंट के नाम पे इंसानियत की सारे हदें पार हो जाती हैं यहाँ। सॉ एक मूवी है, लेकिन जैसे मैंने लास्ट मूवी में कहा था कि डार्क वेब एक रियलिटी है, उसका रियल वर्जन है। एंड वी नेवर नो कि कब कौन इंसान कहाँ पे कैसे अपने अगेन स्क्रीन का यूज करके क्या क्या देख रहा है। एंड ऑल ऑफ दीज पीपल दे जस्टिफाई दिस थिंग बाय सेइंग दिस कि हमें इससे थ्रिल मिलता है, बट इज दैट रियली इट? 'डस्क'
हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हमने कभी अपने दोस्त की एक स्टूपिड वीडियो देखी होगी या फिर एक फ़नी वीडियो देखी होगी और वो वीडियो देख के हमें हमारे फ्रेंड पर हंसी आ गई हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दोस्त किसी दर्द में हो और हम उस दर्द के हमें पता है कि वो दर्द में है, लेकिन फिर भी हम अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज जस्ट ऑल फन बिटवीन फ्रेंड्स। पर कभी कभी वो मजाक दूसरे आदमी को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देता है दैट दे टेक रियली ड्रास्टिक मेजर्स। ये कहानी है वॉलिस की, एक पॉडकास्ट होस्ट जो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता था। वो एक डार्क ह्यूमर और एजी कंटेंट बनाने वाला क्रिएटर था। वो लोगों का मजाक उड़ाता था, क्रिंज लोगों का इंटरव्यू करता था और उनकी बेइज्जती से व्यूज कमाता था। लेकिन ये सब तब बदल गया जब वो कनाडा गया था एक स्ट्रेंज और अल्टीमेटली टेरिफाइंग ट्रिप पे। वॉलिस वहां गया था एक वायरल वीडियो के सब्जेक्ट से मिलने के लिए, एक लड़का जिसने अपनी ही तलवार से खुद का पैर काट लिया था वाइल शोइंग ऑफ। लेकिन जब वॉलिस वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उस लड़के ने कर लिया था। सो वॉलिस को लगा ये ट्रिप बेकार हो गई है। लेकिन फिर एक बार के वॉशरूम में उसे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था रूम फॉर रेंट, स्टोरीज टू टेल, नो रेंट, ओनली कंपनी। नाउ क्यूरियस और डेस्परेट फॉर कंटेंट, जो भी बोल लो तुम लोग, वॉलिस उस नंबर पे कॉल करता है और वो ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वॉलिस एक आइसोलेटेड मेंशन में पहुंचता है जहां हार्वर्ड होव नाम का एक पुराना बट इंटेलिजेंट लुकिंग आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। रूम में एंटीक फर्नीचर, समुद्र की फोटोग्राफ्स और पूरी तरह से शांति थी। हार्वर्ड वॉलिस को अपने सेलर डेज के बारे में बताता है, टाइटैनिक टाइप स्टोरीज, वेल्स, शिपरेक्स। और फिर हार्वर्ड ने उससे एक वॉलरस की बात की जिसका नाम था मिस्टर टस्क। हार्वर्ड की आंखों में एक अलग ही ऑब्सेशन था जब उसने मिस्टर टस्क के बारे में बताना शुरू किया था। उसने बताया कि मिस्टर टस्क ने उसकी जान बचाई थी। वो एक वॉलरस था, लेकिन उसने हार्वर्ड को एक आइलैंड पर जिंदा रखा और वो हार्वर्ड का सब कुछ था। नाउ वॉलिस थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन कंटेंट के लिए वो ये सब कुछ सुन रहा था। बट फिर हार्वर्ड की तरफ से जो चाय उसे ऑफर की गई थी उसे पीने के बाद उसका सर घूमने लगा था एंड थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वॉलिस की आंख खुली तो वो अपने आप को एक व्हील चेयर पे पाता है। उसकी बॉडी में एक अजीब सी नंबरनेस थी। हार्वर्ड उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका पैर करना पड़ा था। बट उस मोमेंट तक वॉलिस को पता चल गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ। स्लोली वो रियलाइज करता है कि उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। हार्वर्ड का ऑब्सेशन मिस्टर टस्क से सिर्फ एक कहानी तक लिमिटेड नहीं था, वो एक पागलपन बन चुका था। अब वो वॉलिस को स्लोली एक वॉलरस में बदलने लगा था। हार्वर्ड ने उसकी बॉडी पे सर्जिकल मॉडिफिकेशन शुरू कर दी थे, स्किन को रीशेप करना, टीथ को निकालना और टस्क लगाना। जितना वॉलिस चिल्लाता उतना हार्वर्ड काम रहता, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट बना रहा हो। हार्वर्ड साइकोलॉजिकली इल लग रहा था। उसने वॉलिस की बॉडी को पूरी तरह से रीशेप कर दिया था एंड देन वो वॉलिस को मिस्टर टस्क की तरह ट्रीट करने लगा था। उसे फिश खिलाता, उसे पूल में डाल के उसकी स्विमिंग टेस्ट करता। वॉलिस एक इंसान से एक जानवर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था एंड द वर्स्ट पार्ट वाज धीरे धीरे उसका माइंड भी ये एक्सेप्ट करने लगा था। वो इतना आइसोलेट हो चुका था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। देयर इज अ सेइंग कि इंसान और जानवर के बीच में सिर्फ एक अकल का फर्क होता है, लेकिन अगर एक इंसान को मैनिपुलेट करा जाए और उसके अंदर की ह्यूमैनिटी निकाल दी जाए तो उस इंसान में आखिर बचेगा क्या? वॉलिस अब वो इंसान नहीं रहा। उसका चेहरा स्टिच करके रीशेप किया गया था, उसकी जुबान गई थी, उसके शोल्डर्स डिसलोकेट करके फिक्स कर दिए गए थे ताकि वो क्रॉलिंग पोजीशन में रह सके। और सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग चीज, हार्वर्ड ने उसके बैक में वॉलरस फ्लिपर्स अटैच किए थे, रियल एनिमल फ्लैश से। हार्वर्ड ने अपने घर का हिस्सा समुंदर जैसा बनाया था, पानी, आइस ब्लॉक्स और आर्टिफिशियल केव जहां वो वॉलरस को रखता था लाइक अ पेट। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि कोई आखिर ऐसा क्यों करेगा? लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी एक मोमेंट या एक मेमोरी से कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस उसी को रिपीट करने में निकल जाती है। हार्वर्ड एक ऐसा ही इंसान था। उसके लिए मिस्टर टस्क सिर्फ एक वॉलरस नहीं था, वो उसकी गिल्ट का सोल्यूशन था, उसकी लोनलीनेस का एंड था। वॉलिस अब एक जिंदा बन चुका था जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि हार्वर्ड की गिल्ट ने बनाया था। हार्वर्ड के लिए वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, वो एक दूसरा जन्म था उसकी उस भूल का जो सालों पहले उसने एक आइलैंड पे की थी, जब वो एक आइलैंड में फंस गया था जहां वो सिर्फ नेचर से नहीं बल्कि खुद से भी लड़ रहा था। बहुत दिनों तक भूखे और अकेले रहने के बाद वो सर्दियों में के एज पे था और तभी उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसके अंदर की इंसानियत को मार दिया था और उसने एक वॉलरस को
के खाना शुरू कर दिया था और जब उसे ठंड लगी तो वो वॉलरस की ही बॉडी के अंदर जाके सो जाता था। लेकिन जब उसे वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था तब से हावर्ड सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो गिल्ट का एक जिंदा स्टैचू बन गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी कॉस्ट पर मिस्टर टस्क को वापस लाएगा। और जब हावर्ड को लगा कि मिस्टर टस्क वापस आ गया है इन द फॉर्म ऑफ वॉलस, तो उसने वॉलस से कहा कि वो उसे, क्योंकि हावर्ड ने मिस्टर टस्क को था और उस गिल्ड से अभी तक वो नहीं निकल पाया था और वो चाहता था कि मिस्टर टस्क ही उसे पनिश करे। एंड देन वॉलस ने अपने टस्क से बड़े ही बेरहमी से हावर्ड को मार दिया और हावर्ड ने भी डेथ को स्माइल करते हुए एक्सेप्ट कर लिया था। मिडसोमर। हम सभी के रिलीजन में कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। बच्चे के पैदा होने से अंतिम संस्कार तक हर इमोशन के साथ एक ना एक रिचुअल जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर ये रिचुअल्स इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो कि ये किसी की जान लेने के लिए बोले तुम्हें? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ कल्चर और ट्रेडिशन के नाम पे लोग दूसरों की जान लेने को तैयार हैं। मिडसोमर भी एक ऐसी ही कहानी है, और सिर्फ कहानी नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके रिचुअल्स हॉरर से कम नहीं लगते हैं। ये कहानी शुरू होती है डैनी से। डैनी एक इमोशनल ओवर केयरिंग टाइप की लड़की है जिसका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन वो सिर्फ नाम के लिए डैनी के साथ रिलेशनशिप में था, क्योंकि डैनी के लिए उसके अंदर कोई केयरिंग नहीं थी और ना ही उसके लिए कोई इमोशन था। एक रात डैनी के घर में ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसका पेन लाइफ टाइम तक उसके दिल में और दिमाग में रह जाता है। डैनी की छोटी बहन ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसने सिर्फ सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसने कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था एंड देन खुद सुसाइड कर लिया था उसने। इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद डैनी इमोशनली हो जाती है और क्रिश्चियन बस एक गिल्ट रिडन बॉयफ्रेंड बन जाता है जो ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन सिचुएशन की वजह से अटक गया था वो। कुछ समय बाद क्रिश्चियन के दोस्त मार्क, जॉश और पेले एक ट्रिप प्लान करते हैं स्वीडन के एक रिमोट विलेज में, जहां 90 साल में एक बार एक स्पेशल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और फिर यहाँ से एक कहानी शिफ्ट होती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हॉरर का मतलब ये नहीं था कि घोस्ट या फिर स्पिरिट्स, बल्कि हॉरर का मतलब था यहाँ पे एक्चुअल में रिचुअल्स। पहले इन सब को ले जाता है अपने गाँव हारगा। ये विलेज सिटी से दूर एक फॉरेस्ट के बीच में था और यहाँ की कम्युनिटी के अपने खुद के रूल्स थे। इस जगह पर कभी भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता था और यहाँ टाइम भी काफी फास्ट मूव करता था। हर तरफ ग्रीनरी थी, लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और अननेचुरली स्माइल ज्यादा करते थे। इनिशियली इट लुक्स स्ट्रेंज, लाइक सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी अब नॉर्मल फील हो रहा था। But then again, this was not their place, so maybe they were overthinking it. जैसे ही ये लोग गांव में पहुंचते हैं उन्हें एक हर्बल ड्रिंक दी जाती है, लेकिन उस ड्रिंक को पीते ही उन सभी लोग को हेलुसिनेशन होने लगता है। सी, ये कोई कैजुअल अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं थी, बट इट वाज अ रिचुअलिस्टिक ड्रग जिसे पीते ही ये लोग साइकोलॉजिकली डिसओरिएंटेड हो गए थे। नेक्स्ट डे उस विलेज में एटिस्टूपा नाम का एक रिचुअल देखने को मिलता है जिसमें सभी लोग एक बड़े से स्टोन क्लिफ के पास इकट्ठा होते हैं जिसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है एंड देन एक एल्डरली वुमन क्लिफ के एज पे जाके बिना कुछ बोले जंप कर देती है और उसका चेहरा लिटरली पत्थर पे जाके जाता है। स्कल क्रैक हो जाता है एंड was pouring everywhere. एक elderly man भी सेम प्लेस से जंप करता है बट ही कांट लैंड प्रॉपर्ली ऑन दैट स्टोन, इसीलिए वो तड़पने लगता है और उसे तड़पता देख दो लड़कियां एक बड़े से हैमर से उसके फेस को करना शुरू कर देती हैं। ये देखते ही डैनी और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन उस कम्युनिटी के लोग उन्हें समझाते हैं कि ये एक तरीके का रिचुअल है जिसके मुताबिक 72 साल के बाद इंसान अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वो अपनी खुद चूज करता है ताकि बाद में वो दर्द से ना मरे। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से ये सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और सबसे अजीब बात ये थी कि उस विलेज की अपनी एक होली बुक थी, एक ऐसी किताब जिसमें वो लोग अपने सारे रूल्स एंड रिचुअल्स खुद लिखते थे। उस किताब को वो लोग एक लाइब्रेरी में बड़ी हिफाजत से रखते थे जैसे किसी एंशिएंट सीक्रेट को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो। इसके अलावा उस विलेज में एक सेक्रेट ट्री भी था जिसके नीचे वो लोग
वे लोगों को जलाने के बाद उनकी एशेस डाल देते थे एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फाइनल गुड बाय फॉर देम। बट द वर्स्ट पार्ट वाज डैनी का फ्रेंड मार्क उसी पवित्र पेड़ के ऊपर टॉयलेट कर देता है और इस बात से गांव वाले इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उनकी आंखों में गुस्सा क्लियरली दिख रहा था। लेटर ऑन डैनी का फ्रेंड जॉश जो कि एक एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट था, उसे ये सब रिचुअल्स और कल्चर काफी फैसिनेटिंग लग रहे थे। इसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में एक रात वो चुपके से उनकी सेक्रेट टेक्स्ट को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसके पीछे आ जाता है और एक ही सेकंड में जॉश के सर पर फुल फोर्स के साथ हैमर देता है एंड जॉश इंस्टेंटली वहीं आता है। लेकिन जिसने जॉश को मारा था उसने अपने फेस पे मार्क के चेहरे का मास्क पहना हुआ था एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर इट और नॉट, पर ये सीन देख के मुझे लेदर फेस की याद आ गई थी। क्रिश्चियन इस विलेज में अब अकेला रह गया था। जॉश और मार्क गायब थे और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये थी कि किसी को कोई कंसर्न ही नहीं थी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, जैसे उनका होना ना होना इस कल्ट के लिए इररिलेवेंट हो। एक दिन क्रिश्चियन को एक हर्बल ड्रिंक दी गई जिसे पीने के बाद वो हलूसिनेशन में चला गया था। अब जब वो हलूसिनेशन में था तो उसे एक डेकोरेटेड हट में ले जाया गया जहां पहले से ही एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ लोगों ने यहाँ पे मिडसॉमर देखी होगी एंड यू गाइस मस्ट रिमेंबर दिस सीन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसुअल लगता है ऐसे बाहर से देखने में, बट अंदर से दिस वाज रियली क्रीपी एंड इट वाज अ क्रीपी रिचुअल। वो लड़की उस रूम में पूरी तरह से बैठी हुई थी और उसके आसपास काफी सारी ओल्डर वुमेन भी थी और वो सभी वुमेन बिना किसी शर्म के या बिना किसी इमोशन के क्रिश्चियन को देख रहे होते हैं एंड देन वो क्रिश्चियन को उस लड़की के साथ फोर्सफुली पेयर करवा देते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि वो सभी वुमेन खुद भी सिंक्रोनाइज हो जाती हैं इस रिचुअल में, जैसे वो भी पार्ट हो इस डिवाइन मेटिंग का। ये सीन डिस्टर्बिंग नहीं, मेंटली एग्जॉस्टिंग था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि क्या कोई सोसाइटी आज भी ऐसी हो सकती है जहां ऐसे रिचुअल्स को डिवाइन माना जाता हो या वो लोगों से दूर रहते हों अपनी ही दुनिया में। बट बिलीव इट और नॉट, रियल वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो सोसाइटी से बिल्कुल अलग अपने रूल्स, अपने रिचुअल्स और अपने ट्रुथ के साथ जीते हैं और उनका ये अलग रहना ही उन्हें और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है जस्ट इन सम केसेस, क्योंकि वो ना सिर्फ मॉडर्न दुनिया से दूर हैं बल्कि वो आउटसाइडर्स को पसंद भी नहीं करते हैं। और ऐसी ही एक रियल लाइफ ट्राइब है मास्को पीरो, एक अनटच्ड अमेज़ोनियन ट्राइब जो पेरू के डेंस जंगल में रहती है। लोग कहते हैं ये लोग किसी से बात नहीं करते, किसी को पसंद नहीं करते और अगर तुम उनके एरिया में घुस गए तो तुम्हारी कंफर्म है। अगस्त 2024 में एक ऐसा ही स्कैरी इंसिडेंट हुआ था जब कुछ लॉगर्स अनलोइंगली उनके टेरिटरी में घुस गए थे एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इस ट्राइब ने उन पर एरो से हमला कर दिया था और 2 लोग वहीं थे, एक घायल हुआ था और 2 अभी भी लापता हैं। यह अटैक परिया मानू रिवर के पास हुआ था जो उनकी एंसेस्ट्रल लैंड का हिस्सा है। एक सर्वाइवर ने बताया कि उस ट्राइब के लोग उन्हें देखते ही गुस्सा हो गए थे एंड दे स्टार्टेड टू रेन एरोज एट देम। टू देम इट लुक लाइक कि ये लोग इंसान नहीं थे, सिर्फ इन्वेडर्स थे। मैस्को पीरू लोग सिर्फ आउटसाइडर से आइसोलेट नहीं करते बल्कि वो उन्हें मार देते हैं। उनका मानना है कि उनका जंगल सेक्रेड है और कोई भी आउटसाइडर एक इम्प्योरिटी है और कोई भी आउटसाइडर सिर्फ उनके लिए एक थ्रेट है। मिडसॉमर मूवी एक्चुअली में काफी डिस्टर्बिंग है इवन दो इट डज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड हॉरर मूवी ट्रोप, क्योंकि ये मूवी रात में शूट नहीं हुई थी। इस मूवी में डार्क कलर नहीं है, इस मूवी में एकदम जंप स्केयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूवी बहुत ही ज्यादा अनसेटलिंग है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी फॉर माई चैनल क्योंकि इस मूवी के एक एक्टर के ऊपर मैंने वीडियो पहले से बना रखी है एंड डू लेट मी नो कि अगर आपने ये वाला वीडियो देखा था एंड इफ यू हैव सीन दिस गाय इन दिस मूवी। हाउस ऑफ 1000 कॉर्प्सेस। नाउ इस वाली टियर लिस्ट में हमने बहुत सारी एडवेंचर या फिर बहुत सारी जो ट्रिप वाली मूवी है उनके बारे में बातें करी हैं और ये मूवी भी उनमें से एक है क्योंकि ट्रिप पे कई सारे लोगों को ये वाली फीलिंग आती है कि हम लोग एक एडवेंचर करेंगे, हम नए लोगों से मिलेंगे, कुछ क्रेजी स्टोरीज बनाएंगे, कुछ एडवेंचर पे जाएंगे, कुछ मेमोरीज बनाएंगे। और कुछ सफर ऐसे होते हैं जो या तो यादों में रह जाते हैं या फिर एक इंसान को याद बनाकर छोड़ देते हैं। 1990s के अमेरिका में हैलोवीन के दिन 4 फ्रेंड्स जेरी, बिल, मैरी एंड डेनिस एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं। ये लोग क्रीपी रोड साइज अट्रैक्शन ढूंढने के लिए निकले थे और यहीं से उनके
का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो एक स्ट्रेंज और ग्राइमी गैस स्टेशन पे रुकते हैं जिसका नाम था कैप्टन स्पॉल्डिंग्स म्यूजियम ऑफ मॉन्स्टर्स एंड मैडमैन। और उसी गैस स्टेशन पर एक जोकर जैसा दिखने वाला क्रीपी आदमी भी था जिसका नाम कैप्टन स्पॉल्डिंग था। स्पॉल्डिंग उन्हें एक सीरियल किलर की स्टोरी सुनाता है, डॉक्टर सेटन की, एक पागल डॉक्टर जो लोगों के दिमाग में एक्सपेरिमेंट करता था। जब गवर्नमेंट ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने एक पेड़ पर फांसी लगा ली। या लोगों को लगता है कि उसे मार के वहां लटका गया था, क्योंकि सच क्या है ये किसी को भी नहीं पता था। वो सभी फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो उस ट्री तक जाएंगे जहां सपोजिडली डॉक्टर सेटन को लगाया गया था। कई बार एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है लाइक किसी के पेन में खुशी ढूंढने की, लेकिन कभी कभी वही क्यूरियोसिटी किसी की मौत का कारण बन जाती है। रात का टाइम था, बारिश हो रही थी एंड रास्ता जंगल से होके जाता था और तभी एक लड़की मिलती है, बेबी फायरफ्लाई। वो उनसे लिफ्ट लेती है और कहती है कि उसका घर पास ही है जहां वो सभी रेस्ट कर सकते हैं। बेबी फायरफ्लाई का घर एक जिंदा ग्रेवयार्ड था, क्योंकि बेबी के भाई ओटिस ने 5 लड़कियों को किडनैप करके रखा था और उन्हें बेसमेंट में वो टॉर्चर कर रहा था। बेबी की फैमिली में उसका भाई ओटिस, टाइनी और मदर फायरफ्लाई थी और इन सभी को देख के ही लग रहा था कि जैसे इनके अंदर कोई शैतान हो। हमने जितनी भी क्रीपी मूवीज के बारे में देखा है या फिर सुना है, उनसे यही लगता है कि जितनी भी या फिर जो भी ये सैडिज्म का मीनिंग है उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि टॉर्चर। बट सैडिज्म का मतलब इन मूवीज से मेरे लिए ये डराइव हुआ था कि सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्चर करना, बल्कि किसी को धीरे धीरे तड़पा करना, उसके अंदर एक फियर जगाना और उस फियर से उनकी चीखों के आदमी की चीखों से उस चीज को एक्चुअली एंजॉय करना। और इस मूवी में जो फायरफ्लाई फैमिली थी वो एग्जैक्टली यही करती थी। इनकी फैमिली सिर्फ लोगों को मार नहीं रही थी बल्कि हर पल उन्हें तड़पा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बिल और मैरी ओटिस के रूम में थे और ये कोई ऑर्डिनरी रूम नहीं था। ओटिस और बेबी ने बिल की बॉडी पर से कट लगाए और देन उसकी बॉडी को बुचर की तरह किया और उसे एक फिश में बदल दिया, सिर्फ फन के लिए। बेबी जेरी को मेंटली करते हैं, पहले उसे करती है वो, फिर उसकी स्क्रीन पे हंसती है एंड देन उसकी सर की खाल को एक की हेल से काटने लगती है। बट द वर्स्ट वाज येट टू कम। बेबी और ओटिस मिलके डेनिस और जेरी को एक कॉफिन में बंद कर देते हैं और उसके बाद वो उसे एक अंडरग्राउंड मेज में डाल देते हैं जहां वॉल्स पे सिर्फ की स्मेल होती है। और थोड़ा अंदर जाते ही काफी सारे म्यूटेंट्स बाहर आ जाते हैं जो जेरी को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डेनिस किसी तरह उनसे बच के निकल जाती है और वो पहुंचती है एक ऐसी जगह जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर सेटन, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी स्टोरी के, वो आज भी जिंदा है। वो एक मशीन से फ्यूज्ड हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर बन चुका था जो कि अंडरग्राउंड अपने विक्टिम्स पर करता था। उस केव में एक म्यूटेंट था जो डेनिस को अपने साथ डॉक्टर सेटन की ऑपरेटिंग टेबल की तरफ घसीट के ले जाता था, लेकिन तभी उस केव की सीलिंग कोलैप्स हो जाती है और डेनिस को एक चांस मिलता है वहां से भागने का और फाइनली वो एक नैरो एरिया की हेल्प से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही उसे कैप्टन स्पॉल्डिंग मिल जाता है। इफ यू गाइस रिमेंबर तो कैप्टन स्पॉल्डिंग वही जोकर है जिसको मैंने अगेन इस स्टोरी के स्टार्ट में मेंशन करा था। सो कभी किसी को लिफ्ट देते हुए या फिर कभी किसी से लिफ्ट लेते हुए एक सेकंड के लिए जरूर सोचना तुम लोग, क्योंकि क्या पता वो आदमी, वो स्ट्रेंजर सेफ है या नहीं। डेनिस और उसके दोस्तों ने भी इस मूवी में सिर्फ एक लिफ्ट ही दी थी और वही लिफ्ट उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई थी। The Human Centipede. Now this movie is one of my favorite movies. Like it is one of my favorite horror, gore या फिर जो ऐसे टॉर्चर वाली मूवीज होते हैं ना, उनमें से मेरी फेवरेट मूवी है। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो जान बचाने का काम करते हैं। उन्हें हम अपने दुखों का इलाज करने वाले, जिंदगी देने वाले व्यक्ति समझते हैं। लेकिन सोचो अगर एक डॉक्टर ही अपनी मॉरल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे, अगर वो लोगों को जिंदगी देने के बजाय अपने पेशेंट्स की जिंदगी खराब कर दे, तो कहानी स्टार्ट होती है एक आइसोलेटेड जगह से। जर्मनी की किसी सुनसान हाईवे के पास 2 अमेरिकन टूरिस्ट लिंडसे और जेनी की रात के वक्त कार खराब हो जाती है।
इसलिए वो वहाँ पास में ही एक डॉक्टर के घर में पहुंच जाती हैं। उस डॉक्टर का नाम हीथर था और वो एक रिटायर्ड सर्जन था जो पहले ट्विन बेबीज को अलग करने में एक्सपर्ट था, लेकिन अब उसका ऑब्सेशन कुछ और ही था। डॉक्टर उन लड़कियों को बेहोश कर देता है एंड देन जब वो होश में आती है तो वो किसी बेसमेंट जैसे स्टर्ली रूम में होती है। उनके साथ में एक और जापानीज लड़का था, कात्सुरो, जिसे डॉक्टर ने पहले ही वहां बंद करके रखा था। फिर डॉक्टर हेटर उन तीनों को एक लाइन में बैठाकर अपने मास्टर प्लान समझाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो उन तीनों को एक दूसरे के साथ सर्जिकली जोड़ने वाला था, फ्रॉम माउथ टू एनस, एक ह्यूमन सेंटिपीड बनाने के लिए। सेंटिपीड बेसिकली एक ऐसे क्रीचर का नाम होता है जो अपनी पूरी जिंदगी एक कनेक्टेड चेन में जीता है। जैसे हर एक मेंबर दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, सेम उसी वे में हेदर भी उन तीनों को ट्रांसफॉर्म करने वाला था, जिसके बाद जब पहला पर्सन खाना खाएगा तो दूसरा उसके वेस्ट पे सरवाइव करेगा और तीसरा लास्ट में दूसरे के वेस्ट पे सरवाइव करेगा। जस्ट इमेजिन द हॉरर ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट डॉक्टर। यू गाइज विल लिटरली फील डिस्गस्टेड जब डॉक्टर हेथर डायग्राम के साथ सर्जिकल प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। वो पूरी प्लानिंग के साथ काम एक्सप्रेशन में हर चीज डिटेल में बताता है कि कैसे टीथ रिमूव किए जाएंगे, कैसे मसल्स को अटैच करेंगे एंड कैसे वो इन तीनों के डाइजेस्टिव सिस्टम को चेंज कर देंगे। हेदर ने ऑपरेशन के बाद उन तीनों को एक सेंटिपीड बना दिया था और वो सभी क्रॉल करने लगे थे। ये सीन देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो तीनों कितने दर्द में होंगे। कात्सुरो को सबसे फ्रंट में रखा गया था और वो अकेला था जो बोल सकता था, लेकिन उसके फेस पे गिल्ट, पेन और हेल्पलेसनेस साफ दिख रही थी। लिंजे जो मिडिल में होती है, उसकी जिंदगी अब सिर्फ आगे वाले के वेस पे टिकी थी। इस सीन को इमेजिन करना ही मुश्किल है। इट्स बियॉन्ड जस्ट पेन, इट इज डिह्यूमनाइजिंग। एक सीन में डॉक्टर हेथर उनके ट्रेनिंग सेशन चला रहा होता है, जैसे वो उन्हें डॉग की तरह क्रॉलिंग करने के लिए सिखा रहा हो। तब समझ में आता है कि वो पूरी तरह से मेंटली इल है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट जब कात्सुरो लाउडली अपोलोजाइज करता है अपने पास्ट सिंस के लिए और फिर कर लेता है ताकि पीछे वाले दोनों रिलीज हो सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता एज वो तीनों ही अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एंड इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि ये सब फिक्शनल है और सिर्फ मूवीज में ही होता है, तो तुमने जो अब तक देखा है उससे कहीं ज्यादा घटनाएं असली दुनिया में हो चुकी हैं। जैसे हमने डॉक्टर हेदर को देखा, उसके ऑब्सेशन इतनी एक्सट्रीम थी कि वो अपने विक्टिम्स को सर्जिकल तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहता था। ठीक उसी तरह जोसेफ मेंगेले भी है, जिसे नाजी जर्मनी में एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। उसका रोल भी एक डॉक्टर जैसा ही था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी तक नहीं रुकते थे, वो इंसानों पर अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। मेंगेले को ट्विंस पर एक अजीब ऑब्सेशन था। उसका मानना था कि ट्विंस के अंदर कोई ऐसे जेनेटिक सीक्रेट्स छुपी हैं जो इंसान के एवोल्यूशन को समझने में मदद कर सकती हैं। पर ये ऑब्सेशन सिर्फ एक स्टडी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को ऐसे ब्रूटल तरीके से एग्जीक्यूट किया था कि तुम्हें देखकर ही डर लगने लगेगा उन्हें। उसने ट्विंस को सिलेक्ट किया और उनके ऊपर सर्जरीज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए, सब कुछ बिना किसी एनेस्थेटिक के, सिर्फ अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए। अगर एक ट्विन मर जाता तो दूसरे को किया जाता था ताकि उन दोनों की ही बॉडी से एक कंपैरेटिवली ऑटोप्सी की जा सके। मेंगेले का एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो आई कलर एक्सपेरिमेंट करता था। अपने डार्क और ट्विस्टेड माइंड से उसने ये डिसीजन लिया था कि वो प्रिजनर्स की आंखों में केमिकल इंजेक्शन देकर उनका रंग बदल देगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट से उसने लोगों की आंखों में इतना दर्द और इन्फेक्शन भर दिया था कि वो अंधे हो गए और जो जीने की कोशिश करते थे उनको दिया जाता था ताकि उनकी आंखें निकाली जा सके और उन पर स्टडी हो सके। पर सबसे हॉरिफाइंग चीज तो वो थी जो मेंगेले ने रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर की थी। उसने लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हार्मफुल रेडिएशन से एक्सपोज किया, उनको केमिकल इंजेक्शन दिए और बिना किसी एनेस्थेशिया के उन पे सर्जरीज की। वो सिर्फ इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म करना चाहता था ताकि नाजी अपनी खुद की परफेक्ट सोसाइटी बना सके। ये मूवी तुम्हें डर के साथ साथ एक